हाँ ठीक है, मैंने कर दिया। ओके, ओके थैंक यू डॉक्टर। ओके। सो मेरी आवाज आपको एकदम स्पष्ट आ रही है? ओके। तो जय महेश, गुड इवनिंग सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र प्रेस समिति का, खास करके पंचली भाई साहब का, उसके अलावा मैया साहब का, वैजल साहब का, और खासकर विशेष धन्यवाद इलाजी लड्डा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की भूमिका की। और बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना दीदी मेरा परिचय कराने के लिए। मुझे नहीं पता मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तो आप बोलते तो मेरे शब्दों को बड़े भावनापूर्ण लेता हूँ। तो इस आवाज थोड़ा कट रहा है का जो, हेलो, अभी आ रही है आवाज? आवाज कट रहा है, शायद से कवरेज का प्रॉब्लम है। एक सेकंड। अभी आवाज आ रहा है आपको? नहीं डॉक्टर कपिल राठी, आपका आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है अभी भी। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? सर एक तो कवरेज का प्रॉब्लम है, नहीं तो माइक का प्रॉब्लम है। नहीं, और आप, अच्छा आपको पिन करके भी आप स्क्रीन में बात कर सकते, नहीं आ रहा है, स्क्रीन हिल रहा है आपका। क्या बोलिए डॉक्टर, बोलिए। कोई आवाज नहीं? अभी आवाज आ रही है? आ रही है, चलो प्लीज प्रोसीड। ओके ओके, प्रोसीड। देखेंगे अगर कुछ व्यवधान अगर बीच में आया तो एंड में मैं आपको वापस से उसमें कुछ अगर आता है तो जस्ट मुझे मैसेज डाल दीजिए, या मुझे आप बता देना कि अगर कम ज्यादा है तो। ओके, तो स्टार्ट। सो कोरोना ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो 30 जनवरी को पहला पेशेंट मिला था हिंदुस्तान में, जो केरला में मिला था, और आज हम लोग लगभग 30 जुलाई को है, तो लगभग 5 महीने या 6 महीने हो चुके हैं हम इस कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। और लगभग अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर में आंकड़े जो है पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 50,000 केसेस पर डे आ रही है। सो करंटली हम लोग कुछ 15 लाख के आसपास हैं, और प्रोबेबली वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड, हम लोग तीसरे हैं क्रमांक में पूरे विश्व में। जल्दी हम दूसरे हो जाएंगे, और प्रोबेबली वी विल बी वेरी क्लोज टू अमेरिका। सो कोरोना के बारे में मैं आपको आज बहुत कुछ जानकारी दे सकता हूँ, जो शायद मैं आपको फरवरी मार्च में नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग काफी नए थे उस समय पर। लेकिन इस पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने जो समझा है, और हम लोगों ने जो पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है या उनका जो उपचार किया है, उसके अंदर में हम काफी हद तक सफल हो पाए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर में हम लोग इसका फायदा दे, और हमारा जो ट्रीटमेंट हमने जो सीखा है उसके बारे में हम लोगों की जान बचाए। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक इसकी भूमिका बनाता हूँ कि कोरोना वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना ही वायरस है। लगभग 50-60 सालों से इस दुनिया के अंदर में है, जहाँ तक हमको जानकारी है, शायद उसके पहले भी हो। कोरोना वायरस की बहुत प्रजातियां होती है, देयर आर मल्टीपल। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर साहब आपका ईयरफोन खराब है शायद थोड़ा। हाँ सर, आप डायरेक्ट बात करिए तो ही चलेगा। आप डायरेक्ट बात करिए आप। नहीं नहीं, आपका ईयरफोन खराब है डॉक्टर साहब, ईयरफोन। आप डायरेक्ट बात करके देखिए सर। हाँ अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। ओके, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो है ये कोई आज की बीमारी नहीं है, ये लगभग 50-60 साल पुरानी बीमारी है, और इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वायरस है। लगभग देखा जाए तो लगभग 100, 200, 500 के रूप में कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से आपको सर्दी, खांसी, बुखार या फिर डायरिया, ये 2 चीज जो होती है तो कॉमन लोगों में भी पाई जाती है। इससे पहले भी हम कभी न कभी कोरोना होके गया होगा, जो हमको पता नहीं था, लेकिन
डॉक्टर साहब वॉइस लॉस हो गया। वॉइस लॉस। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अच्छी आ रही है, अभी अच्छी आ रही है। तो ये वायरस सबसे पहले जो देखा गया था, ये देखा गया था 2019 में दिसंबर में वुहान शहर में, चाइना में। और वहीं पर इसका जो सो कॉल्ड वहां पे उसकी उपज हुई थी। कोई लोग बोलते हैं कि ये बायोकेमिकल वेपन है, कोई बोलता है कि नया है। बायोकेमिकल वेपन नहीं लगता है, ये लगता है कि कुछ म्यूटेशन हुआ है, शायद से बैट या चमगादड़ के माध्यम से इंसानों में आया और इंसान से इंसान में फैलते जा रहा है। तो ये उसकी थ्योरी है। अब इसे कोविड-19 क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज स्टैंड फॉर कोरोना वायरस डिसीज 2019। so that is what it is called as COVID-19। तो सार्स कोवी 2 वायरस का नाम है और कोविड-19 बीमारी का नाम है। इस बारे में आप कंफ्यूजन ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोविड-19 बीमारी है और सार्स कोवी 2 उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब ये वायरस जो है, जनरली ये वायरस के जो फैलने के जो तरीके हैं, इस वायरस के बारे में हम क्यों चिंतित है, हम क्यों नॉवेल बोलते हैं? नॉवेल बोले तो नया, जिससे पहले कभी देखा नहीं गया, जिससे पहले कभी हमने कभी आज तक कभी इसका हमने कभी अनुमान नहीं लगाया। तो ये वायरस इसके लिए नया है क्योंकि इसकी जो संरचना है वो एकदम ही अलग है पुराने वायरस के हिसाब से। इसके लिए हमारी बॉडी इस वायरस के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब भी ये वायरस किसी के बॉडी में जाएगा, अपने प्रकार का इन्फेक्शन करेगा और हम लोग इससे बाधित हो गए, हमको आगे की बीमारी हो सकती है। इसमें विशेषकर निमोनिया का बहुत बड़ा स्थान है और हम निमोनिया की वजह से हमारे निमोनिया की वजह से हम लोग इसके अंदर में जो है जानलेवा हो सकता है। अब ये जो वायरस, जो सार्स कोवी 2 वायरस जो दिसंबर में चाइना से शुरू होकर जो फरवरी मार्च तक जो पूरे हिंदुस्तान में जो फैल गया है, इसका जो है उसके मुख्य जो आने के जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। या तो वो आपके आंखों के माध्यम से, या आपके नोज या नाक के माध्यम से, या आपके मुंह के माध्यम से। ये 3 माध्यम से ही आपके शरीर में जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे, आपको बोला गया होगा कि अपने नाक, अपनी आंख और अपनी मुंह, इस तीनों को ढकिए, क्योंकि वायरस का जो एंट्री स्थान है वो इन तीनों में से ही है। तो जनरली वायरस जो फैलता है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। बोले तो अगर कोई व्यक्ति जो इस वायरस से बाधित है या संक्रमित है, तो अगर आपके सामने बात करता है या छींकता है या खांसता है या गाना गाता है या कुछ भी करता है, तो उसके वायरस उसके मुंह से या नाक से बाहर आने के चांसेस है। और वो जो ड्रॉपलेट है वो शायद आपके तक पहुंचे तो इनहेल कर ले, हो सकता है। सो इसीलिए जनरली बोला गया है कि वायरस के अंदर में जो आपको गाइडलाइंस भी दी गई है कि 2 व्यक्ति के बीच में 6 फुट का जो डिस्टेंस, वो इसके लिए बोला गया है कि जनरली जब हम बात करते हैं या हम खांसते हैं या हम कुछ प्रक्रिया करते हैं मुंह से, तो जनरली हमारे मुंह के जो कण है, जो सलाइवा है, जो थूक हमारी है, वो जनरली 4 से 5 फुट तक जाती है। और उस दौरान उसके अंदर में वायरस हो सकते हैं। इसके लिए अगर 6 फुट का डिस्टेंस रखे और अगर मुंह पे मास्क लगा के रखे, तो जनरली वायरस जो है वो आपका आगे जाएगा नहीं, सामने वाला व्यक्ति उसे ले नहीं पाएगा। अगर आपने भी मास्क पहना है, उन्होंने भी मास्क पहना है, तो वायरस के होने की संभावना 2 व्यक्ति के बीच में लेस देन 10% हो जाती है। आई रिपीट, लेस देन 10% हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति मास्क पहन के और कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहन के, तो यही संभावना आपकी 40 से 50% हो जाती है। और अगर 2 व्यक्ति मास्क नहीं पहने और डिस्टेंस बना के नहीं रखे, तो संभावना लगभग 70 से 80% हो जाती है। इसीलिए वायरस इस महामारी के दौरान हम सभी को मास्क लगाना है। जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई काम में जाते हैं, बार बार अपने हाथ हैंड वॉश करना है और बराबर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि 6 फुट के करीब होनी चाहिए 2 व्यक्तियों के बीच में, वो मेंटेन करनी चाहिए। तो यही इसका साइंटिफिक रीजन है और इसी वजह से ये सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। अब जब वायरस आपके बॉडी के अंदर में जाता है, भले वो आपके आंख से हो, नाक से हो, मुंह के माध्यम से हो, तो वायरस आप एक समझ के रखिए, वायरस इज नॉट अ एक्टिव पार्टिकल। जो वायरस, कोरोना वायरस जो है, ये एक चेन है, ये एक डीएनए चेन है या एक प्रोटीन है। आप एक समझ के चलिए, जब ये अपने बॉडी के अंदर में जाता है, तो अपने बॉडी के अंदर के सेल को ही वो अपना होस्ट बनाता है या उसे अपना एक खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करता है और उसके ऊपर में रखे ही मल्टीप्लाइज। बोले तो वो अपने आप को मल्टीपल मिलियंस, करोड़ों टाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और उसके वजह से वो इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस पर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है जब तक वो किसी होस्ट के अंदर नहीं जाता है। तो जब वो किसी होस्ट में जाता है, तो वो होस्ट के हिसाब से उसके अंदर में मल्टीप्लाई करके अलग अलग बीमारी को दे सकता है। अब जनरली जो लक्षण देखे गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। बोले तो जब आपको, अगर आप कोई कोरोना बाधित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और अगर आपको लगता है कि शायद वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था
और मैंने बराबर प्रिकॉशन नहीं ली है, तो जनरली देखा गया है कि 4 से 5 दिन के अंदर में आपको कोई ना कोई सिम्टम आना चाहिए, जो हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। बोले तो जब से वायरस आपके शरीर के अंदर में आया है और आपके बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया इन द फॉर्म ऑफ या तो बुखार है या सूखी खांसी है या दम लग रहा है, ये चीजों का जनरली जो गैप होता है वो 4 से 5 दिन होता है, बट ये 10 से 12 दिन का भी हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि 4 से 5 दिन के अंदर में जनरली कोई ना कोई सिम्टम वो पेशेंट को जरूर आएंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग उसे आगे डायग्नोज कर सकते हैं। तो जनरली 4 से 5 दिन के अंदर अगर आपको बुखार आता है, आपको हल्की हल्की खांसी आती है, आपको छाती में बहुत जकड़न लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कम से कम 15 से 20% लोगों को पतली जुलाब हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसके बेसिस पर हम लोग एज अ डॉक्टर वी कैन मेक अ प्रोबेबल डायग्नोसिस, और उसके बाद में हम उसकी कुछ जांच कराएंगे और वो कंफर्म कराएंगे कि आपको कोविड है या नहीं है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लगभग 4 से 5 दिन तक उस व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड है उसे कोई सिम्टम नहीं होता है। और ये 4 से 5 दिन जो सिम्टम नहीं होते हैं, ये 4 से 5 दिन बहुत घातक होते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 दिन के अंदर में जब तक व्यक्ति को सिम्टम नहीं आएगा तब तक वो जाने कितने और लोगों को बीमारी दे सकता है। तो दैट इज वाई हम जब भी बोलते हैं, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हल्का खांसी बुखार है या आपको कुछ अलग लग रहा है, अपने आप को बाकी परिवार लोगों से, बाकी लोगों से आप अलग कर दीजिए, ताकि अगर आपको अगर खुदा ना खास्ता अगर बीमारी हुई तो वो किसी और को नहीं जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज एन क्वारंटाइन और एन आइसोलेशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अगर आपने को ऐसा लगता है कि मुझे, मैं कोई कोरोना व्यक्ति के पास गया या कहीं मैं बाहर जाके आया हूँ या मैंने बराबर नहीं पहने थे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की और मुझे कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को परिवार से अलग करिए, लोगों से अलग करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और आगे की कार्रवाई करिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब भी ये वायरस आपके बॉडी के अंदर में जाता है, जब ये आपको करता है, तो 2-3 चीजें देखने लायक होती है। मैं जैसे आपको मैंने बताया, जनरली वो आपके लंग्स के अंदर में ज्यादा जाके बैठता है, क्योंकि वायरस को जो प्रोटीन को जो बेस लगता है वो आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपकी श्वास नलिका और आपके फुफ्फुस, इसके अंदर में उसका ज्यादा संक्रमण होता है और वहां जाकर वो अपने सिम्टम पैदा करता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। बहुत सारे पेशेंट को, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ पेशेंट को हल्की सी या तो खांसी होगी या बदन दर्द होगा या उनको थोड़ा सा जैसे रनिंग नोज बोलो या गले में थोड़ी खिचखिचाहट बोलो, ये होगा। 80 से 90% लोगों को बुखार होगा। बुखार जो होता है इसके अंदर में माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं होता है। 103, 104 बहुत कम लोगों में मिलता है। अमूमन बुखार जो देखा गया है वो 100, 101, 102 तक ही मिलता है और जनरली बुखार 1-2 दिन रहता है, उसके बाद में कम हो जाता है। लेकिन बुखार एक बार भी आना अपने आप को एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है, टेस्ट कराए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो जैसे कि आपको पता है अभी सारी कोरोना की केसेस जो है अभी पेरीफेरी में, अभी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के इंटीरियर में काफी हद तक बढ़ रही है। तो हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी रहना जरूरी है कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग करें, या जिसकी हम आगे जांच करा के एक प्रॉपर डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना इलाज कराए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विदर्भ साइड में, मराठवाड़ा साइड में हर तरफ केसेस बढ़ रही है। तो प्रोबेबली आपके उधर भी जहां जहां भी आप लोग हैं वहां पे भी आप देखोगे कि केसेस बढ़ रही है। सो एक बार आपका कोरोना अगर आपके बॉडी के अंदर में आने के बाद में अगर आप सिम्टम आ जाते हैं, तो जनरली इस बीमारी को हम 3 ग्रुप के अंदर में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइल्ड डिसीज, मॉडरेट डिसीज और सीवियर डिसीज। तो 3 टप्पे में ये बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैसे हम करते हैं, जैसे डॉक्टर हम लोग कैसे पता करते हैं? माइल्ड डिसीज उसको बोलते हैं जिसके अंदर में पेशेंट जनरली अच्छा है, अच्छा खा पी रहा है, ज्यादा कोई सिम्टम नहीं है, हल्का सा एक आध दिन कुछ बुखार आया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खांसी नहीं है, बदन दर्द भी कोई खास नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड डिसीज। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि माइल्ड डिसीज को जनरली हम लोग घर पर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो नया प्रोटोकॉल आया है या जो नए जो गाइडलाइंस आए हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, माइल्ड डिसीजेज हैज टू बी ट्रीट एट होम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारी डिसीजेस हम लोग को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। अमूमन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जनरली 70 to 80% डिसीज, यानी अगर 100 व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ तो 70 से 80% लोगों को माइल्ड डिसीज ही होगा या एसिम्प्टोमेटिक डिसीज होगा। 70 से 80%, आप यकीन करिए 70 to 80% विल बी माइल्ड डिसीज। तो इससे आपको ज्यादा घबराना नहीं है। हल्का सा सर्दी खांसी बुखार आएगा,
आपको अपने आप को अलग करना है, डॉक्टर की देखरेख में देना है और बस आपको उनके निर्देश अनुसार काम करना है। 70 to 80%। अब बचे हुए 20% जो है उसमें से 15% लोगों को होगा मॉडरेट डिसीज, बोले तो थोड़ा सा ज्यादा डिसीज, जहां पर आपको शायद आपके एक्सरे के अंदर में कुछ निमोनिया दिखे, आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है शायद वो 94% के नीचे जाए, आपको शायद सांस लेने में तकलीफ हो, आपको शायद पेट में जुलाब हो, आपको काफी बदन दर्द हो। तो ये केसेस होती है मॉडरेट केसेस, जो कि अमूमन 15% में देखी गई है। ऐसे केसेस को जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करना, इनको देखरेख करना और इनका डे टू डे बेसिस पर इनका असेसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये केसेस है तो शायद सीवियर में जा सकती है। तो इसके बारे में आप जानकारी रखिए। 80%, 70 to 80% माइल्ड डिसीज, 10 to 15% विल बी मॉडरेट डिसीज विच कैन, जिसको हम शायद एडमिट करें और जिसको हम ऑब्जर्व करें। और 5% जो डिसीज है वो होती है सीवियर डिसीज और क्रिटिकल डिसीज, जो डिसीजेस जिसके अंदर में आपका ऑक्सीजन का लेवल शायद 90 से नीचे 85 या 80 है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको एक्सरे पे स्कैन पे बहुत सारे निमोनिया के पैच है, ऐसे पेशेंट्स को जनरली हम आईसीयू में रखते हैं और ये होते हैं लगभग 5% से आसपास। और अगर आप मोर्टेलिटी देखेंगे बोले तो उसमें अगर आप मौत का प्रमाण देखेंगे तो लगभग पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 3.5% के हिसाब से उनका मौत की प्रणाली है। बोले तो अगर 100 पेशेंट अगर इन्फेक्ट हो गए तो लगभग 3 से 4 व्यक्ति की मृत्यु होगी। इंडिया के अंदर देखा गया है तो ये लगभग 2.5 से 3% या बोले तो 100 में 2 या 3 व्यक्ति मर सकते हैं, जो कि हमारा आंकड़ा है। तो ये 3% व्यक्ति कौन है, वो 5% में से है जो क्रिटिकल पेशेंट है, जो मैंने आपको बताया। तो जो 5% है उसमें से 3% लोगों की मौत हो सकती है। अब ये 5% क्रिटिकल पेशेंट जनरली कौन होते हैं? जनरली वो लोग होते हैं जिनका या तो उम्र 55 या 60 के ऊपर है, अमूमन 60 के ऊपर है, या जिनको अलग से दूसरी बीमारियां पहले से है, जैसे कि डायबिटीज है, मधुमेह है, बीपी की बीमारी है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, या कोई ट्रांसप्लांट पे है, या कोई डायलिसिस पे है, या कोई अलग प्रकार की बीमारी है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कोरोना होता है तो इनमें जो डिसीज होती है, जो कोविड का जो बीमारी होता है, वो सीधा माइल्ड से लेकर सीधा सीवियर तक जा सकता है। सो ऐसे पेशेंट्स को बचा के रखना या ऐसे पेशेंट्स को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60-65 के आसपास है, जिसको बीपी शुगर प्रॉब्लम है, अगर उसको कोविड होता है तो जनरली हम ये पेशेंट को बोलते हैं, अगर ठीक लगे घर पे, नहीं तो जनरली हम ये पेशेंट को एडमिट करके उनके मॉनिटर करना जरूरी है। बिकॉज दिस पेशेंट, ये पेशेंट वो 5% कैटेगरी में जा सकते हैं, जहां पर आपको सीवियरिटी होगी और जहां पर मौत का प्रमाण ज्यादा है, जहां पर आपको आईसीयू, वेंटिलेटर और सब कुछ लगेगा। So that is very important. So again, 70 to 80% mild, 10 to 15% moderate, 5% severe or critical, 3% mortality. That means 3 out of 100 patient will die. So that's important. तो ये सारी चीजें अपने को जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों के अंदर में डर है, भय है, एक आतंक है कि कोरोना हो गया इसका मतलब मैं खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। कोरोना हो गया मतलब खत्म नहीं है। कोरोना होगा मोस्टली मैं वापस रिपीट करता हूँ, अधिकांश लोगों के अंदर में ये माइल्ड डिसीज करके ही निकल जाएगा। मैंने लगभग लास्ट 3-3.5 महीने में लगभग 400 पेशेंट मैंने ट्रीट किए कोरोना के, और मैं आपको बताता हूँ लगभग 392 पेशेंट को मैंने वापस घर भेजा है अपने दोनों पैरों के ऊपर में एकदम ठीक ठाक करके। सो दिस इज नॉट अ वेरी फेटल डिसीज नहीं है, लेकिन यस, अगर हमने इसको उपचार नहीं किया या हमने उसको समय रहते हुए अगर हमने हमारे सिम्टम्स को अगर नहीं बताया डॉक्टर को और डॉक्टर सलाह नहीं ली, तो शायद हम वहां पर टाइम लगाएंगे, हमारा जो गोल्डन पीरियड है वो शायद निकल जाए और हम लोग वो सीवियर कैटेगरी में चले जाए। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको अगर ऐसा कोई भी आपको सिम्टम आता है या आपको कोई ऐसा संदेह आता है, अपने आप को टेस्ट करा लीजिए, अपने आप को लोगों से अलग करिए और एक प्रॉपर डॉक्टर के मार्गदर्शन में इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको बीमारी के बारे में पता चले और आपकी जो है मॉर्टेलिटी कम हो। क्योंकि जनरली देखा गया है कि यंग पेशेंट के अंदर में अगर बीमारी होती है तो उनमें सिम्टम नहीं आते, वो हट्टे कट्टे हैं, वो बाहर जाते हैं, काम काज को जाते हैं, घर पे वापस आते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि उनको बीमारी है। लेकिन उन्हीं घर में जब उनके माँ बाप जो कि बुजुर्ग है या उनके घर में और कोई जो बुजुर्ग है, वो उनके साथ में बैठते हैं, उठते हैं और अपनी बीमारी उनको देते हैं, जो ऑलरेडी कुछ मेडिसिन पे है, जैसे कि डायबिटीज है या प्रेशर है, तो उनमें वो बीमारी जो है वो सीवियर हो जाती है। तो जो व्यक्ति जिसमें बीमारी स्टार्टिंग में थी, जो यंग था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने आके घर में अपने बड़े बुजुर्ग को बीमारी दी और उनमें वो सीवियरिटी हो गई, और ऐसे में वी कैन सी द मॉर्टेलिटी, और इसके अंदर में ही जो मौत का प्रमाण है वो बढ़ जाता है।
तो यही एक बहुत सिंपल बेसिक है कि आप अगर कैरियर भी है, अगर आप एसिम्टोमेटिक भी है, तो भी आप वही प्रिकॉशन लेंगे जो कि सिम्टोमेटिक पेशेंट का है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे घर वाले हमारे बीमारी की वजह से सफर करें। हमने कई परिवार देखे हैं हमारे समाज के भी और दूसरे भी कि जहाँ पर पूरी फैमिली के फैमिली हो गई है, इनफैक्ट एक एक घर में 7-7 8-8 केसेस निकले जस्ट बिकॉज कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव था और उसने वो समय पे कुछ ख्याल नहीं दिया और उसकी वजह से पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो गया। सो अगेन मैं वापस आपको एक बार बताता हूँ कि इसके अंदर में डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। अपने आप को जो है, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, जो भी गाइडलाइंस लोकल बॉडीज की आपकी है, उसको आप कॉम्प्लाई करें, उसके साथ में उनके निर्देशों का पालन करें। अगर हम लोग बराबर निर्देशों का पालन करेंगे तो अमूमन ये बीमारी आपको आएगी नहीं, और अगर इनकेस अगर आती भी है, अगर आप यंग है तो आपको एक माइल्ड डिसीज होकर निकल जाएगी, और अगर यंग भी नहीं है, अगर अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ हद तक आ भी जाती है, तो अभी हमारे पास में बहुत अच्छी कुछ एंटीवायरल्स, कुछ अदर दवाइयां भी आई है, जिसके वजह से अगर हम उसे समय पर शुरू करें तो काफी हद तक हम इस मॉर्टेलिटी को, इस मौत के दर को हम कम कर सकते हैं। तो ये था एक कोरोना के बारे में कि कोरोना के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, बीमारी का क्या रूप है, उसके क्या सिम्टम्स है, उसे हमने कैसे स्टेज पे क्या करना चाहिए, हम लोगों ने उसके अंदर में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोगों ने उसके अंदर में क्या क्या चीज डूज एंड डोंट्स करने चाहिए। तो इसके बारे में मैं दवाइयों के बारे में ज्यादा इस बारे में इस मंच पे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो समथिंग वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो मेरा डोमेन है। लेकिन जो भी आप घरगुती अपना कर रहे हैं, या इम्यूनिटी बूस्टर या अपने अंदर की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जो भी घर पे करते हैं वो आप सब चालू रखिए। आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपना एक अलग प्रोटोकॉल दिया है। हम सब माहेश्वरी लोग, मारवाड़ी लोगों के घर में अमूमन कुछ ना कुछ तो एक काढ़ा बोलो या कुछ ना कुछ इम्यूनिटी चलता रहता है, वो आप सब चालू रखिए। उसके बारे में हम लोग कभी किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन द मोमेंट जिस वक्त आपको पता चला कि आपको कोई अलग सिम्टम आ रहे हैं या आपको कुछ हटके सिम्टम आ रहे हैं, तो आप अपने आप को जाके टेस्ट कराइए। नॉर्मली देखा गया है कि कोरोना के भी जो लक्षण है और नॉर्मल फ्लू जो होता है, जो सीजनल फ्लू जिसको हम बोलते हैं, उसके लक्षण लगभग 70 to 80% मिलते हैं, एक जैसे होते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हम जो फ्लू है या कोरोना है। बट आज के तारीख में एक बार आपको वापस में बोल दूं, इस मौसम में, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हर सर्दी खांसी बुखार को हमें कोरोना के जैसे ही लेना है और कोरोना के जैसे ही प्रिकॉशन करके उसे ट्रीट करना है। मैं किसी का चेहरा देख के नहीं बोल सकता कि इससे कोरोना है या इसे नॉर्मल फ्लू है। वो मुझे कोई टेस्ट करने के बाद में, या मुझे कुछ इमेजिंग बोलो, या तो मैं एक्सरे करूँ या सीटी करूँ, ये सब करने के बाद में ही पता चलेगा, उसके पहले बताना बहुत मुश्किल है। तो कृपया हर व्यक्ति जिसे सर्दी खांसी बुखार है उसे फिलहाल कोरोना मरीज ही समझ के हमको ट्रीट करना है, तभी हम इस कड़ी को तोड़ पाएंगे, तभी हम कोरोना को वहीं पर रख पाएंगे, नहीं तो ये फैलता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बम्बई शहर में कोरोना का प्रमाण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पेरीफेरी में, बाहर में, दूसरे जिलों में वो बढ़ते जा रहा है। तो प्रोबेबली ये अभी और एक 15-20 दिन या महीना 1.5 महीना और बढ़ेगा, तो उसके बाद में शायद इसका जो पीक है वो आने के बाद में वो कम। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर वापस एक चीज को वापस से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसे बचा जा सकता है। एक बार होने के बाद में उसका जो प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना पड़ता है। जनरली 10 दिन लगते हैं। एक बार अगर आपको बीमारी होती है, अगर आपका स्वैप पॉजिटिव आता है, तो आपको कम से कम वहां से 10 दिन के बाद में दूसरा स्वैप करके उसको निगेटिव करना पड़ता है। तो वायरस इंसान के शरीर में 10 से 12 दिन रहता है, उसके बाद में निकल जाता है। तब आपको एक बार निगेटिव हो जाते हो तो उसके बाद में और 10 से 12 दिन हम पेशेंट को घर पर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वायरस शायद कभी कभार आपके जो मल है या आपके जो बाकी जो चीजें हैं उसमें से निकल सकता है। तो जनरली टोटल जब आपको सिम्टम आते हैं, जिस दिन आपको पहला लक्षण आता है या जिस दिन आपका स्वैप पॉजिटिव आता है, वहां से जनरली 3 हफ्ते, बोले तो 20 से 25 दिन तक हम पेशेंट को एक घर में या एक आइसोलेशन टाइप में रखने के लिए बोलते हैं। 12 दिन में वायरस निगेटिव हो जाता है और 10-12 दिन बॉडी को रिकवर होने को लगता है। अमूमन 20 से 25 दिन के अंदर में व्यक्ति फिर से जैसे नॉर्मल थे वैसे नॉर्मल हो सकते हैं, और बाद में फिर वो अपने वो आगे के जो टेस्ट होती है, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट है या बाकी टेस्ट है, वो सब करके फिर अपने वापस कामकाज पे जा सकते हैं। लेकिन पहले 15 दिन वायरस का, जहां से आपको लक्षण हुए हैं, वहां से पहले 15 दिन आर वेरी क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली 7वें-8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड में ही जनरली पेशेंट खराब होते हैं। सो पहले 7 दिन पेशेंट सब ठीक होता है, ऑक्सीजन ठीक है, बुखार नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 7वें-8वें दिन वापस से बुखार आता है, वापस से दम लगना शुरू होता है, वापस से आपको
जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होना शुरू होता है, और वो टाइम होता है जहाँ पर आपको यू रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन, और वो टाइम पे शायद हमें एडमिट होके कुछ अलग इंजेक्शन करके या अलग कुछ स्ट्रेटेजी करके उससे बचाना पड़ता है। तो पहले 5-7 दिन कोरोना जनरली माइल्ड होता है, 7वें से 14वें दिन तक जनरली किसी किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को, पर किसी किसी व्यक्ति को एक थोड़ा सा सेकंड फेज, इन्फ्लेमेशन फेज हम जिसे बोलते हैं, वो आता है, जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी बोलो या मेडिकल ऑब्जर्वेशन बोलो बहुत जरूरी है। सो ऐसे पेशेंट्स को आपको हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के अंदर में रख के ट्रीट किया जा सकता है। अभी हमारे पास में काफी अच्छा लिटरेचर, काफी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी हद तक लोगों को बचा पा रहे हैं, और लोग काफी हद तक अच्छे होके विदाउट एनी डैमेज दे आर गोइंग बैक टू देयर वर्क, गोइंग बैक टू देयर फैमिली। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लास्ट 3-4 महीने में हमने जो सीखी है, शायद आप मुझे मार्च में पूछते थे तो मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कैसा कर पाऊंगा या मैं कितने पेशेंट को ठीक कर पाऊंगा, लेकिन आज जुलाई एंड में, अगस्त के पहले हफ्ते में आप मुझे पूछेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं लगभग 90 to 95% लोगों को मैं बचा लूंगा, क्योंकि आज हमने इस बारे में सब जानकारी ले ली है, हमने हमारे पेशेंट ठीक किए, हमारा खुद का अनुभव है, पूरी दुनिया का अनुभव है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन को अप्रूवल दिया है, जिसकी वजह से हम उस पेशेंट्स को वहीं के वहीं उस बीमारी को रोक सकते हैं, या उस बीमारी को माइल्ड कर सकते हैं, या उसे एकदम हल्की बीमारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें लास्ट 3-4 महीने में हुई है, जो कि काफी सकारात्मक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा गार्ड ऑफ लेट कर देंगे, या हम बहुत ही एकदम एक तरीके से बोले हम तो बहुत ही ज्यादा लिबरल हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा आराम में चले जाएंगे कि भाई अब तो दवाइयां भी अवेलेबल है, किसी को होता नहीं है। सभी को हो सकता है, कौन किसको कौन सी बीमारी होगी, 80% में होगी, 15% में होगी, 5% में होगी, ये कोई नहीं बता सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन इम्यूनिटी। तो ये आपके प्रतिकार शक्ति पे कि आप कौन से कैटेगरी में जाते हो। तो आपको अपने आप को बचा के रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फॉर्मूला कोरोना के लिए एकदम साबित है। आपको अपने आप को, हर व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव समझकर ही काम करना है, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। आप अपने आप को बचाओगे तो शायद अपने परिवार को भी बचा लोगे, अपने बड़े बुजुर्ग को भी बचा लोगे, और इन वे अपने समाज को भी बचा लेंगे, और इन वे हम लोग हमारा योगदान वहां पर देंगे जहां पर हमने बहुत सारे पेशेंट्स की हमने मॉर्टेलिटी नहीं ली है, जहाँ पे हमारा मौत का प्रमाण कम हुआ है। सो एक बार फिर मैं इस मन से यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना से ना घबराए, पूरी पूरी आवश्यकता है जितनी होती है उतने सारे आप जितने भी निर्देश का पालन करें। काफी कुछ सब सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, काफी कुछ न्यूज पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को बचा के रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर गलती से अगर बीमारी हो भी जाती है तो चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, दुनिया यहाँ खत्म नहीं हुई है, दुनिया वापस से उभर के आएगी। अभी इसके इलाज के लिए काफ़ी कुछ हमारे पास है, और हम उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने लोकल डॉक्टर जो भी आपके एरिया में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके आप मार्गदर्शन में अपना इलाज कराइए। और अब देखिए, मेरा जो लास्ट पेशेंट या एक मैंने 94 ईयर का जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको मैंने अभी 4 दिन पहले डिस्चार्ज किया है विथ कोरोना। तो वो मेरे पास में 15 दिन से एडमिट था, आज 16वें दिन उनको एडमिट, तो मैंने उनको डिस्चार्ज किया है। तो जब 94 ईयर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके अंदर में लड़ने की ताकत है और वो बाहर निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। इसके लिए चाहिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी, गुड इम्यूनिटी, एंड ऑब्वियसली आपको चाहिए कि भाई मैं इस चीज में मैं भय नहीं हूँ, मैं आतंकित नहीं हूँ, मेरे अंदर में वो पॉजिटिवनेस है कि मुझे इससे बाहर आना है और मुझे कोरोना पे विजय पाना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो कोरोना निश्चित ही हारेगा और हम निश्चित ही जीतेंगे। तो बस इन्हीं थोड़े बहुत शब्दों के साथ में मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ, और मैं कुछ एंड में जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके बारे में शायद आप लोगों के पास में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने आप को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं विलास भैया से, विलास जी लड्डा से अनुरोध करता हूँ कि वो थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में और आगे के बारे में कुछ अपने शब्द रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय महेश। धन्यवाद डॉक्टर कपिल। साउंड इज क्लियर? यस। हाँ, डॉक्टर कपिल ने बहुत अच्छा हमें समझाया कि कोरोना को, स्पेशली आज का जो विषय था डूज एंड डोंट्स, इस पर हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए एक बहुत काम की चीज है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी। हाँ जी दर्श जी, दर्श जी, वेरी क्लोज टू कैमरा, थोड़ा पीछे हो।
हाँ थोड़ा ठीक है, थोड़ा और। हाँ ठीक है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, इसे हमें समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, योगा, प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, इन चीजों से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। एक्सरसाइज का जहां तक सवाल है, अभी हम बाहर जाने अच्छे से एक्सरसाइज दे सकते हैं। योगासन जो 4 स्थिति में होते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, पेट पर लेटकर, पीठ पर लेटकर, हर स्थिति में 1-2 आसन कर लेवे, या किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज कर लेवे जिससे हमें थोड़ा स्वेटिंग हो, पसीना आवे। इस तरह से हमें अपने आप को, हमारा हार्ट रेट बढ़ना है, हमें शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज मिलना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमें दिन में कम से कम 2 बार हल्दी नमक का गार्गलिंग करना है, और स्पेशली हम जब बाहर से आते हैं उस वक्त हल्दी नमक का गार्गलिंग, स्टीम लेना बहुत जरूरी है। और एक जल नेति बताई गई है योगा में और आयुर्वेद में, जो सीख लेवे, उसके कारण हमारा इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी हद तक कम हो जाता है। हमने देखा है पूना के एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स ने कोविड पेशेंट के साथ में रहते हुए भी जलनेति रेगुलर करने से उनमें से एक भी डॉक्टर पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो डेफिनेटली जलनेति का रोल इसमें काफी अच्छा है। हमारे रोज के खान पान में तुलसी, अदरक, नींबू, साइट्रस फ्रूट्स, आंवला, इन चीजों का सेवन करना जरूरी है। इनमें विटामिन सी भी होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी लहसुन का सेवन हम कर सकते हैं। दही की बनी चीजें जिसमें प्रोबायोटिक अधिक प्रमाण में होते हैं। गरम काढ़ा, जिसका एक स्वरूप चाय भी हम कह सकते हैं, या किसी भी तरह का काढ़ा हम ले सकते हैं। इन चीजों को हम लेने से डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा हेल्दी खाना खावे। खाना हेल्दी होना, बैलेंस डाइट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उपवास ना करें, स्पेशली इस पैंडेमिक में उपवास ना करें। खाना अच्छे से रेगुलर 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारा प्रॉपर होना जरूरी है। बिकॉज फूड प्लेस मेजर रोल इन ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर का वातावरण प्रसन्न हो, हंसते खेलते रहे, परिवार के साथ समय बिताए, अध्यात्म आदि में मन लगाए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं खास तौर पर मौका इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मौका मैं इसलिए कह रहा हूं, इस पैंडेमिक को हम अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेवे। लाइफ टाइम में एक ही बार हर एक के लाइफ टाइम में इतना बड़ा कोई पैंडेमिक आता है, परिवार के साथ में रहने का मौका आया है। शायद हमारी जिंदगी में हम पहले कभी नहीं रहे, बाद में कभी नहीं रहेंगे। परिवार के साथ 4 महीने हम लोग सबके साथ में बिता रहे हैं। इसे एक अपॉर्चुनिटी, हंसते खेलते रहिए, जिसे हम कहते हैं मंदी में संधि। इस तरह से डेफिनेटली हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज देखिए, टीवी पर जो न्यूज आ रही है पॉजिटिव न्यूज देखिए, निगेटिव न्यूज बिल्कुल मत देखिए। अच्छी किताबें पढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही करना है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। यहां पर ध्यान रखिए, सोशल मीडिया की वजह से लोग परेशान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कई सारी बातें जो हो रही है, उसकी वजह से हम इतना ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं जो कुछ काम का नहीं है। जानकार आदमी से, डॉक्टर से, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डब्ल्यूएचओ, ध्यान रहिए, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा रिसर्च है। ऐसा ही कोई नहीं कहता है। ये जो हमें नोटिफिकेशन आते हैं, जो सूचनाएं आती है, इसके पीछे सभी सरकारी एजेंसियां, महानगर पालिकाएं सभी काफी मेहनत करके दे रही है। डब्ल्यूएचओ, सब लोग अच्छे से बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर आने वाली बातों पर यकीन मत कीजिए, किसी जानकार व्यक्ति की ही बात मानिए। आयुर्वेद में हमारे जो इम्यूनिटी बढ़ाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र बताया गया। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। अर्थात
हमारे शरीर के सभी दोष सम प्रमाण में रहे, हमारा अग्नि मतलब हमारा डाइजेशन ठीक से रहे, हमारे सप्त धातु प्रॉपर प्रमाण में रहे, हमारी मल क्रिया डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस चीजों का ध्यान रखे, हमारा आत्मा मन इंद्रिय प्रसन्न रहे, तभी हम अपने आप को स्वस्थ कहेंगे। ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से नहीं है, उससे हम स्वस्थ नहीं कह रहे हैं। शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक तौर पर और रूटीन में हमारी स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक हैबिट्स का सवाल है, अपने लोगों में हैबिट वैसे कम है, फिर भी मैं कहूंगा हैबिट से दूर रहिए। किसी भी तरह की टोबैको, अल्कोहल, किसी भी तरह की हैबिट हमारी इम्यूनिटी कम करती है। बीच में कई मिसकंसेप्ट आए थे अल्कोहल के विषय में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा गलत बातें हैं। किसी भी तरह का आदत, हैबिट्स हमारी इम्यूनिटी, ये पेंडेमिक में नहीं, वैसे हमेशा के लिए बंद करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली पेंडेमिक में इसलिए बंद करना जरूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी घटाती है, जिससे हमें ये वायरल लोड होने का चांस बढ़ जाता है, और वायरस आने के बाद उसे ठीक होने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए हमें हैबिट से दूर रहना है। स्पेशली जैसा डॉक्टर कपिल ने बताया, कोमॉर्बिडिटी मतलब एक सबसे बड़ा एज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी जिसे है, कैंसर है, ऐसे लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। इनमें इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो इन्हें जितना कम एक्सपोजर मिले उतना ज्यादा जरूरी होता है। हमें कोरोना के डर को खत्म करना है। कोरोना से डरना नहीं है, डॉक्टर कपिल ने पूरा डेटा दे दिया किस तरह से क्या क्या उसके रेशोज है, इसलिए कोरोना का डर नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमें नियमों का जरूर पालन करना है। सरकारी तौर पर या सभी तरह से जो आ रहे नियम, ऑथेंटिक सोर्सेस से जो नियम आ रहे हैं, उसका हमें पालन करना है। सभी प्रकार के सेफ्टी मेजर हमें अपनाने हैं। डरना इसलिए नहीं है कि ओवरऑल डेथ रेट बहुत कम है, इंडिया में उससे भी ज्यादा कम है, और इन दिनों में जुलाई के बाद और भी कम हो गया है, क्योंकि कोरोना को लोग समझने लगे हैं, कोरोना को जानने लगे हैं, प्रिकॉशंस लेने लगे हैं। इसलिए 2 से 3.5-3% डेथ रेट है, इसलिए 97% लोगों को ठीक होना ही है, ये बात समझ के रहना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 7 से 8 घंटा नींद जरूरी है। लेट नाइट स्लीप इसलिए मना करते हैं कि 7 से 8 घंटा नींद नहीं होती है, आप अपने आप को स्वस्थ फिट नहीं रख सकते। अपना स्ट्रेस लेवल हमें रिड्यूस करना है। इसके लिए हम लोग योगा, प्राणायाम इसका सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इन सब चीजों को साथ में रख के मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा। हमारे साथ में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष धनजी सोमानी अभी जुड़े हैं। अभी कोरोना का उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, आज 14वां दिन है, वो पूर्णतः स्वस्थ है। मैं ये बताना चाहूंगा, हमने डॉक्टर कपिल और हमारे टीम ने उनको रेगुलर फॉलोअप करके गाइडेंस दे के घर पे ही ठीक किया, और घर पे ही क्वारंटाइन रह के उन्होंने इतना केयर किया कि परिवार का कोई भी सदस्य उनके पॉजिटिव नहीं हुआ, ना ही उनको कहीं एडमिट होना पड़ा। डेफिनेटली उन्होंने सब चीजों का पालन किया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, घर पे क्वारंटाइन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जिद ना करे कि मैं घर पे ही रहूंगा। जहां जरूरी है वहां आपको एडमिट होना ही है, जहां जरूरी है आपको हॉस्पिटल की मदद लेनी है। लेट ना करिए, जल्दी जाने से, जल्दी हॉस्पिटलाइज होने से चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा होने के, ठीक होने के। इसलिए डॉक्टर की सलाह मानिए, घर पे रहने की जिद ना करिए। जिसको घर पे क्वारंटाइन ना, डॉक्टर बताएंगे 80% लोग घर पे ही रहते हैं, घर पे ही ठीक होते हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट जिन्हें एडमिट होना है, एडमिट होना ही है। इसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का, और क्वेश्चन आंसर लेंगे। अभी मैं डॉक्टर कपिल से कुछ लोगों की तरफ से प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न पूछूंगा। डॉक्टर कपिल, यू आर रेडी? हाँ भैया। यस डॉक्टर कपिल। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं बीच में? डॉक्टर नवनीत तोष्णीवाल, सोलापुर। हाँ नवनीत जी बोलिए। हाँ बस कुछ नहीं, बहुत मैं सिर्फ 1 मिनट ही बोलूंगा। कपिल जी राठी ने और आपने बहुत बढ़िया कहा। कपिल जी राठी जी ने जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर का जो एक अपने सामने लेखा जोखा रखा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर नितिन तोष्णीवाल, वो भी कोविड में काम कर रहे हैं, मैं नजदीक से देख रहा हूँ काम। सिर्फ यहाँ एक ही पॉइंट बताऊंगा, कपिल जी ने जो स्ट्रेस किया है और आपने भी बताया कि मॉडरेट जो कैटेगरी है, ये मॉडरेट कैटेगरी में हमें
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो हमको एडमिट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा थोड़ा माहेश्वरी समाज का एक अप्रोच रहता है, थोड़ा निग्लिजेंस रहते काई हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट कैटेगरी जो भी आती है वहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ मैं इतना ही ऐड करूंगा। थैंक यू सर। यहाँ चलो पर हम डॉक्टर प्रश्नोत्तर कपिल से जी, स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो डॉक्टर, प्रश्न मैं पूछूंगा जो चैट बॉक्स में आए हैं उस पर कोई और कोई समिति की तरफ से कोई बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। सचिव मदन लाल महोदय। मिनियार बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि समझो घर में एक दो पेशेंट पॉजिटिव है, उनको क्वारंटाइन किया है, तो उस सिचुएशन में घर के अन्य सदस्यों ने प्रिकॉशन बोल के मेडिसिन शुरू करना है क्या? डिस्टेंसिंग वगैरह सब वो कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, मगर अन्य सदस्यों को प्रिकॉशन बोल के मेडिसिन शुरू करना जरूरी है क्या? हाँ, इसके मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रही है। तो अगर घर में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो दूसरे व्यक्ति को क्या मेडिसिन चालू करने का, देखिए गाइडलाइन के अंदर में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, खाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मेंशन है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति को देखता है या उसके साथ में रहता है, सो कॉल्ड क्लोज कॉन्टैक्ट बोले तो जिनका उनके साथ में संपर्क दिन में कम से कम 4-5 बार तक आता ही है, ऐसे लोगों को घर वाले मेंबर को भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट का जो डोज है वो जनरली हम देते हैं 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार पहले दिन, और उसके बाद में 3 हफ्ते तक हर एक हफ्ते में 400 मिलीग्राम। तो ये जनरली घर वालों को मेडिसिन देते हैं, बाकी कोई मेडिसिन की घर वालों को जरूरत नहीं है। हाँ, आप विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट या इम्यूनिटी बूस्टर या घरगुती आप जो भी ले रहे हैं काढ़ा वगैरह वो दे सकते हैं, बट एलोपैथिक मेडिसिन में एक्सेप्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई दवाई का जरूरत नहीं। थैंक यू। हाँ जी, उम्मीद है मैंने आपको आंसर कर दिया मणियार जी। हाँ यस। हाँ जी। एक प्रश्न आया है, वंस पॉजिटिव देन निगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद में फुल्ली सिक्योर्ड है क्या? ये जो व्यक्ति ये बात कर रहे हैं वो शायद पूछना चाहते हैं कि वेदर ही हैज गॉट इम्यूनिटी पावर, बोले तो एक बार अगर आपको हो गया तो दोबारा होने के आपको चांसेस कितने हैं, ये मुझे पूछना चाहते हैं। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये बीमारी 6 महीने पुरानी ही बीमारी है, तो हमको भी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना डेटा हमने देखा है, एक बार अगर आप संक्रमित हो गए और उसमें से बाहर आ गए तो जनरली 3 से 4 महीने तक आपके बॉडी के अंदर में वो एंटीबॉडी रहती है, जिसके वजह से दोबारा इन्फेक्शन होने का डर आपको नहीं है। लेकिन 4 से 6 महीने के बाद में एंटीबॉडी का प्रमाण कितना रहता है या कितना नीचे घटता है वो आपको चेक करने भी पता चलेगा। तो अभी कुछ स्टडी आई है या कुछ कोई, जैसे अगर आप देखेंगे तो स्पेन में जहाँ पर इतनी केसेस हुई थी वहां पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जो लास्ट 15 दिन पहले उसका डेटा आया है कि लगभग 40 से 50% लोगों के अंदर में एंटीबॉडी का लेवल या मात्रा कम हो गई है। सो इट इज नॉट फुल्ली प्रोटेक्टिव। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर एक बार आपको हो गई बीमारी तो दोबारा आपको होने के चांसेस स्टिल आर देयर, बट एक अच्छी बात ये रहेगी कि अगर शायद आपको दोबारा बीमारी कभी हुई भी 6 महीने बाद या 1 साल के बाद में, तो आपको बीमारी जो होगी थोड़ी माइल्ड होगी, बोले तो हल्की बीमारी होगी, सीवियर बीमारी नहीं होगी। ये एक चीज है, और उम्मीद करते हैं कि तब तक शायद और कोई वैक्सीन आ जाए जिसका हम बूस्टर डोज ले सके। तो ये सब चीजें मिला के है, लेकिन दोबारा होने के चांसेस फिर है, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ तो कभी नहीं होगा, ये बात गलत है। मोमेंटरी टच होता है रास्ते से चलते वक्त, क्या उससे संक्रमण होने के चांसेस है? नहीं, वो बहुत अनरेयरली है। देखिए वापस से इसका भी क्लियर कट गाइडलाइन है, सीडीसी का गाइडलाइन है जो अमेरिकन की सोसाइटी है, कि अगर आप कोई व्यक्ति के साथ में 10 से 15 मिनट का आप समय बिताते हो, अगर आपने मास्क नहीं पहना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी है, और अगर आपने हैंड वॉश नहीं की है, तब आपको होने के चांसेस है। कोई व्यक्ति आपके सामने से जाता है या आपने किसी को हाथ छू लिया लेकिन आपने तुरंत बाद उसने हाथ सैनिटाइज कर लिए, तो आपको होने के चांसेस नहीं के बराबर है। सो डोंट बी अफ्रेड कि मैं किसी व्यक्ति के पास गया। आप कहीं ना कहीं जाएंगे, आप बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, मेडिकल शॉप पे जाएंगे, कहीं भी आप जाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहन के रखिए। कोई भी अनजानी वस्तु या कोई भी नई वस्तु जिसको आपने छुआ है, उसको छूने के बाद में तुरंत हाथ को सैनिटाइज करिए 15 से 20 सेकंड के लिए। इतना करेंगे तो 99% बीमारी नहीं है। पॉजिटिव रुग्ण के बलगम को कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिले तो हमने क्या करना चाहिए?
पॉजिटिव लोगों को तो आपको तो कैसा, जो आपको बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, जनरली जो ग्रीन बैग होती है ना, जो आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट में मिलती है, आप उसे कर सकते हैं। या तो आप अपने बलगम को एक प्लास्टिक के थैली में पूरा जमा करके उसे रैप करके उसे 3 टाइम पेपर में फोल्ड करके आप उसको बायोमेडिकल वेस्ट में डाल सकते हैं। या अगर आपके पास में कोई अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको अपने, या तो आप, अभी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग, एक रिकमेंडेशन है जमीन के अंदर में 3 फुट गड्ढा खोद के उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको ग्रीन बैग में या आपके जो लोकल के अंदर में जो पीएमसी का या जो भी बैग आता है उसके अंदर में 3 टाइम्स पेपर रैप करके उसको डाल के आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक हाँ जी दरक जी। हाँ, मैं प्रोफेसर दरक नांदेड़ से। एक अभी हमारे डॉक्टर विलास जी लड्डा ने सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग की बात कही, तो सोशल मीडिया के ऊपर ही 2 बातें आ रही हैं। एक तो महात्मा फुले जीवन दायिनी योजना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने व्हाट्सएप पे आया वाला मैसेज ये कहा है कि जितने भी महाराष्ट्र के अंदर ये कोविड-19 के पेशेंट रहेंगे उनका हॉस्पिटल बिल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देगी। तो इज इट ट्रू? ये एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। और इट्स सोशल मीडिया का ये सब गेम है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। जहाँ तक महात्मा फुले का है वो वहीं पर अलाउड है जहाँ पर वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है अंदर महात्मा फुले जो कैंपेन है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि पेशेंट ज्यादा है और बेड कम है, सो पेशेंट बाय डिफॉल्ट वो चले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी कैपिंग है, लेकिन ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं रिपीट करता हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट से लेके मेडिसिन से लेके एवरीथिंग इज फ्री। बट वंस यू गो इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पर कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग खाली चार्जेस को लेके थोड़ी बहुत की गई है, लेकिन वहां पर यह फुले योजना लागू नहीं होती है। कुछ हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल में नहीं है, एक बात। और दूसरी बात तो जैसे आपने बताया था सोशल मीडिया की, तो वो विलास बहन है जैसे आपको बताया वो उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया के अंदर में आपको काफी जानकारी भी मिलती है, लेकिन काफी भ्रमित जानकारी भी मिलती है। सो सोशल मीडिया आपको कॉन्फिडेंस कम देता है, पैनिक ज्यादा करता है। सो ट्राई टू बिलीव इन द राइट सोर्स, ट्राई टू बिलीव इन द राइट न्यूज एंड कंफर्म विद अ प्रॉपर पर्सन हु नोज अबाउट द डिसीज। कोई भी अरे गरे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको हेलो हाँ उनका कनेक्शन प्रॉब्लम। सबका आवाज। हाँ डॉक्टर कपिल आपका कनेक्शन चेक करो। हेलो आवाज नहीं जाएगी। कोई बात नहीं। हाँ तब तक मुझे लगता है कि माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी की भूमिका रह गई थी, तो उनकी प्रदेशाध्यक्ष जी आ गए हैं शायद, तो थोड़ा उनको अपनी भूमिका रख लेने दीजिए। हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी एक मिनट अनम्यूट। हाँ जय श्री कृष्ण, जय महेश। अभी जो कोरोना का कार्यकाल चल रहा है इसमें बहुत से लोग पैनिक हुए। इनका पैनिक पना कम करने के लिए आज जो कपिल जी राठी ने तथा विलास जी लड्डा ने वो लोगों को उद्बोधन दिया, उसकी मालूमात दी, ये बहुत अच्छी है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें पैनिक मत हो, ताकत लगा के पॉजिटिवनेस पर पकड़ के आप उसके सामना करो और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को बचाने का ट्राई करो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्यों, तो कपिल जी को और प्रश्न के उत्तर देने, कुछ उत्तर लड्डा जी भी देंगे, तो इतना ही बोलूंगा कि लड्डा जी तथा कपिल जी और लड्डा जी की पूरी टीम, इनका मैं अभिनंदन करता हूं कि प्रदेश के अंतर्गत ये वेबिनार लेके लोगों को सजग करें और ऐसा ही आगे जरूरत पड़ने पर आप काम करते रहो, हम आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी बोलो। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष जी। हाँ कुछ और प्रश्न है, दरक सर का एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ प्रश्न है। प्लीज। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, सबसे बोलो। पहले मैं एक बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपके इस कार्यकाल में बहुत सारे जिलों ने, जैसे जलगांव है, उसके बाद नासिक है, औरंगाबाद है,
और भी कुछ जिले हैं जिनके नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, वहां पर समाज के पेशेंट्स के लिए, और अभी अभी लातूर से भी जो है एक निवेदन आया है कि उन्होंने वहां के कमिश्नर को रिक्वेस्ट की है कि हमको कोविड-19 सेंटर खोलने की परमिशन दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जिलाध्यक्षों को एक निवेदन भेजें या किस तरह से आदेशित करना है देखें कि हर एक जगह करीबन अपने माहेश्वरी भवन हर जिले में है और अपने समाज के डॉक्टर्स भी करीबन हर जगह हैं, तो सब जने मिलकर, और दानदाता भी बहुत हैं, तो अगर हर जिले के अंदर हम अपना एक माहेश्वरी भवन में कोविड-19 सर्विस सेंटर बना सके या क्वारंटाइन सेंटर बना सके, तो हमारे समाज के लोगों के साथ साथ शायद अन्य समाज के भी कुछ लोगों को एक अच्छी गारंटी सुविधा मिल सकेगी। तो ये आपके कार्यकाल में इस तरह का एक आदेश निकले या एक आह्वान आप करें, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित दरक सर ये आह्वान मैं करूंगा, निश्चित करूंगा, लेकिन उसमें पहली प्रायोरिटी ऐसा मेरा जो लगता है तो मैं बोलता हूँ कि परमिशन लेते वक्त ये परमिशन लेना चाहिए कि हमारे संगठन के सदस्यों के लिए, ध्यान में रखो, नहीं तो आगे जाके इसकी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है, फिर लोग आप ना भी नहीं बोल सकेंगे और आपको तकलीफ बढ़ेगी। हमारे संगठन के सदस्यों के लिए आपको ठीक है, वो कानूनी क्या बातें हो डॉक्टर विलास जी लड्डा है, कपिल जी हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन एक मेरी भावना ये है कि हर एक जिले के अंदर अपने माहेश्वरी भवन है, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं और दानदाता भी हैं। तो अगर हम ये कार्य करें तो पूरे हर एक जिले के अंदर ये कार्य आपके कार्यकाल में हो जाए। निश्चित करेंगे। चलो आगे का प्रश्न लेवे अध्यक्ष जी। हाँ डॉक्टर कपिल, यू आर ऑनलाइन। हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर कपिल, एक प्रश्न ऐसा आया है, एज यूजुअल जो रूटीन पूछते हैं, कैश हैंडलिंग, कैश हैंडलिंग केयर। देखिए इसको हम बोलते हैं फोमाइट। बोले तो कोई बाधित व्यक्ति है, उसके हाथ से कैश घूम के शायद आपके पास में आएंगी। जैसे कि मैंने वक्तव्य के दौरान बताया नहीं कि मैंने कि कोरोना किस सरफेस पे कितने देर तक होता है। जनरली देखा गया है कि स्टील एल्यूमिनियम पे ये 3 से 6 घंटे तक रहता है, प्लास्टिक पे और पेपर पे लगभग 2 से 3 दिन तक रह सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैश जो आप हैंडल कर रहे हो, कैश के अंदर में शायद कोरोना के विषाणु है वो आ सकते हैं। सो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप कैश आप हैंडल कर रहे हैं कैश, तो आप अगर आप दुकानदार है या आपके पास में कोई अलग सुविधा है, तो जिस दिन अगर आप कैश लेते हो, जैसे आप अगर 1 तारीख को अगर आपने कैश जमा की अपने पास में, तो कैश को जहां पर आपने जमा की अपने दुकान पे अपने ऑफिस पे वहीं रखिए 3 दिन तक, और उस कैश को घर पे लेके जाइए 4 या 5 तारीख को। तो ये एक तरीका है जो जनरली जो काफी लोग अपना रहे। अच्छा डॉक्टर हम लोग भी यही कर रहे हैं, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। तो दूसरा एक तरीका ये है कि अगर अभी आजकल यूवी बॉक्स बहुत जगह मिलने लगा है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है, हो जाता है। तो ये 2 तरीके सबसे बेस्ट है अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है रिगार्डिंग कैश। एक बार संक्रमित बाधित व्यक्ति पूरी तरह से तंदुरुस्त होने में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना अवधि लगता है? कम से कम 10 से 15 दिन, ज्यादा में ज्यादा जो मैंने देखा है लगभग 40 दिन। सो ये एक रेंज है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, आपके अंदर की प्रतिकार शक्ति पे, आपकी कोमॉर्बिडिटी, आपको कौन सी अलग दूसरी बीमारी उस पर डिपेंड करता है, एंड आखिरी लास्ट आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच। सोडियम हाइपोक्लोराइड किसने प्रश्न पूछा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का रोल? सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। अगर आपको कोई सरफेस जैसे टेबल का टॉप है, कांच के ग्लासेस है, या आपका फ्लोर है, जनरली हॉस्पिटल में या वो जगह यूज होता है जहाँ पे लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, जहाँ पर कोरोना से संबंधित लोग ज्यादा है। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ 1% आप उसको पानी में घोल के मिला के उसका पोछा कर सकते हैं। पोछा करने के 10 मिनट के बाद में उसको पंखा लगा के एयर ड्राई कर देंगे तो लगभग 95 to 99% वायरस मर जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड उसको सिंपल भाषा में ब्लीच भी बोलते हैं। सो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप घर पे करना नहीं करना बड़ा मुश्किल का काम है,
बट बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जो मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल है, शायद डोमेक्स है या और कोई ब्रांड है जिसके अंदर में ऑलरेडी सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो जस्ट चेक दैट. बट प्रॉपर सोडियम हाइपोक्लोराइड इज फॉर हॉस्पिटल एंड द प्लेसेस देयर इज मैक्सिमम केसेस एंड मैक्सिमम वायरल लोड. एक डॉक्टर जीवन मुर्का का प्रश्न है, माहेश्वरी समाज के लोगों, डॉक्टर लोगों के लिए एक वेबिनार लीजिए. अध्यक्ष जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर कपिल ने कई वेबिनार डॉक्टर्स के लिए लिए है, हम डॉक्टर्स की लिस्ट बना के उनके लिए एक जरूर ऐसा वेबिनार लेने की कोशिश करेंगे. एक दूसरा प्रश्न है, कैरियर स्टेज कितने दिन का है? कैरियर स्टेज लगभग 1 से लेके पहले दिन से लेके 14वें दिन तक भी हो सकता है. मैंने जैसे आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियर स्टेज, बिकॉज वहां पर आपको पता नहीं कि आपको इन्फेक्शन है, लेकिन आप किसी और को भी दोगे क्योंकि आपको खुद पता नहीं है. तो ये लगभग एवरेज में 5-5.5 दिन का होता है, लेकिन 1 से लेकर 14 दिन तक कभी भी हो सकता है. लेकिन 80% लोगों के अंदर में 5वें या 6वें दिन सिम्टम आते हैं, 80% लोगों. टेस्ट कौन सी और कब करना है, और स्पेशली स्वैब, एंटीजन और HRCT? स्वैब आप कभी भी पहले 5 से 7 दिन, जिस दिन आपको सिम्टम आता है उसी दिन आप करें तो अच्छा है, क्योंकि वायरल का जो सबसे ज्यादा लोड होता है पहले 7 से 10 दिन में होता है. तो जनरली जब आपको सिम्टम आते हैं, आप जनरली चौथे या 5वें दिन में हो, अगर आप वहां से 2-3 दिन के अंदर में स्वैब करोगे तो आपका स्वैब का पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आएगा, जो कि वैसे भी खाली 70% सेंसिटिव है. बोलने का मतलब अगर हम 10 व्यक्ति का स्वैब करेंगे तो 7 व्यक्ति का ही पॉजिटिव आएगा, 3 व्यक्तियों का पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव आ सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. लेकिन स्वैब करना जरूरी है द डे यू डायग्नोज द सिम्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीजन टेस्ट का भी सेम है, आप पहले 5 से 7 दिन या पहले 7 से 10 दिन तक आप कर सकते हैं. स्वैब का सेंसिटिविटी ज्यादा है RT-PCR का, एंटीजन का सेंसिटिविटी खाली 50% है, यानी 10 में से 5% 5 लोगों को आप मिस कर जाएंगे. और एंटीबॉडी का टेस्ट 15वें दिन के बाद ही आता है, 15वें दिन के पहले करने का कोई मतलब नहीं है. तो आपका इन्फेक्शन खत्म होने के बाद में जब एंटीबॉडी बनती है, जो आप मेजर करते हो, तो जनरली वो 15 दिन के बाद का रोल है, 15 दिन पहले एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है. एक न्यूज़पेपर के लिए प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर शायद वही होना चाहिए जो करेंसी नोट के लिए दिया गया है, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं. जो करेंसी नोट की प्रिकॉशन है वही न्यूज़पेपर के लिए हमें समझ लेनी है. और एक लास्ट आई थिंक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, थोड़े मिसकंसेप्ट लोगों में जो हुए अल्कोहल के विषय में, बस इस पर आप बोल दीजिए. आई थिंक बहुत जरूरी चीज है. अल्कोहल, अभी बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़े कुछ फनी ऐड चल रहे थे कि भाई अल्कोहल पीने की वजह से या पिएंगे तो शरीर के अंदर के कोरोना मर जाएंगे, या कोई आपने देखा था अमेरिका के अंदर में ट्रम्प ने भी कुछ बोला था कि पूरे बॉडी पे अल्कोहल डाल लीजिए. आपने देखा होगा कि बहुत जगह सैनिटाइजर बूथ बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, उसके ऊपर में छिड़काव होता है अल्कोहल का, या 40% 70% जो भी है. बट ये सारी चीजें तथ्यहीन है, इसके अंदर देयर इज नो डेटा, और कृपया करके इसे ना करें. अल्कोहल का ना सेवन करे, उसे ना ले, ना उसे अपने बॉडी के ऊपर में ऐसा कुछ लगाए. अल्कोहल इज ओनली फॉर योर हैंड रब, आपके हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, वो भी जब आपके पास में हाथ धोने की सुविधा नहीं है. तो सबसे बेस्ट है सिंपल साबुन और पानी से अगर आप 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक हाथ धोएंगे तो 99.9% आपके वायरस मर जाएंगे. अगर वो आपके पास में नहीं है, अगर कहीं आप बाहर हैं, तो आप अल्कोहल सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं. उसके अलावा अल्कोहल का कोरोना में कोई रोल नहीं है. बी इट वेरी क्लियर. डिजिटल डिवाइसेस के विषय में आप क्या कहेंगे? उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे आंखों की समस्या हो रही है, मानसिक समस्या हो रही है, और हमें कितना समय इसे देना चाहिए? क्योंकि आजकल समय ज्यादा दिया जा रहा है घर में रहने की वजह से, तो उस पर थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण. भैया ये समय की डिमांड है, ये समय की मांग है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को देख नहीं सकते या प्रत्यक्ष एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, तो उसके वजह से ये सारे मीडियमों का तो आपको यूज करना ही है. लेकिन इतना जरूर है कि आप कंटिन्यूस कोई भी चीज 1-1.5 घंटे के ऊपर या 2 घंटे के ऊपर ना करें. यू शुड टेक अ ब्रेक इन बिटवीन 2 सेशंस और 2. एक स्टडी भी देखी गई है कि जनरली अगर 15 मिनट का ब्रेक रहता है कोई भी 2 घंटे के स्क्रीन टाइम के बाद में, तो आपकी आंखों के ऊपर उतना उसका प्रभाव या उतना आपको आंखों का या बोले सर दर्द वगैरह आपको नहीं होगा. बट जितना बच सके उतना बचिए, जहाँ जरूरी वहाँ करना ही है, लेकिन विथ ऑल प्रिकॉशंस, विथ प्रॉपर ब्रेकेज. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अनफॉर्चुनेटली शायद प्रोबेबली अगले 3 से 4 में हम लोगों को इसी माध्यम से जुड़े रहना है और यही सब चीजों का फॉलो करना है. तो आप अभी से अपना इस चीजों के बारे में ख्याल रखिए कि स्क्रीन टाइम आपका कम हो, कम से कम इस चीज पे बैठिए. अगर आप बैठना आपका जरूरी है
तो प्रॉपर उसका जो प्रोटोकॉल है, बीच में ब्रेक लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स करिए, कोई बर्फ लगाता है, जो आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट टेक अ ब्रेक एंड देन रीगेन अगेन। इसके एक्सेसिव यूज से जो मानसिकता पर परिणाम हो रहा है कुछ लोगों के, डिजिटल डिवाइसेस के और सोशल मीडिया के, उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये भैया अगेन ये सब्जेक्टिव है, बोले तो ये व्यक्तिगत है, अगर आप कैसा लेना, जैसे आपने बताया था सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो सोशल मीडिया खराब नहीं है, सोशल मीडिया को आप किस रूप में डिपेंड है। सो अगर आप उसके एडिक्शन हो जाओगे कोई भी चीज के, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटालिटी पे, कहीं ना कहीं आपके मानसिकता पे उसका असर पड़ता ही है। और इस कोरोना के टाइम पे अगर आप ये टेंशन अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे कोरोना के अलावा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके वजह से आपको जरूर आपकी मानसिकता हो सकती है। कम आप इसके बारे में कम से कम इससे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी पे ख्याल रखिए, अपनी हॉबीज डेवलप करिए, अपने अंदर जो आपकी जो इच्छा है उसको डेवलप करिए, परिवार के साथ समय बिताइए, कुछ अच्छी किताब पढ़िए, कुछ पॉजिटिव चीजें रखिए, घर का वातावरण पॉजिटिव करिए, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है ऐसे महामारी। जी जी जी। इससे पहले कि हमारे सचिव महोदय आभार प्रदर्शन करें, एक बार मैं सबसे एक बार पूछना चाहूंगा, किसी के कोई प्रश्न है 2 मिनट में, और अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं, पहले अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे। अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर साहब आवाज आ रहा? हाँ आ रहा, क्लियर है। तो आपने जो डॉक्टर लोगों के लिए सेमिनार लेने का बोले, डॉक्टर साहब के आप टाइम ले लो 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद। हाँ, तो पर्सनली बात करूंगा मैं डॉक्टर कपिल से। और लेट लो थोड़ा, रात को 9 बजे 9 से 10 बजे ऐसा। हाँ तो हाँ चलेगा, फ्री रहते उस समय, चलेगा तो वो अपन मैनेज करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। हाँ जी, जरूर 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 जरूर। किसी के प्रश्न अगर हो गए हो तो मैं सचिव महोदय को आभार प्रदर्शन के लिए बोलता हूँ। एक मिनट में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर जा रहे हैं। एक बिलस भैया। हाँ जी कपिल भैया, हमारे विशेष ने एक प्रश्न पूछा था। हाँ। कपिल जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट। 2-3 चीजें जो मुझे लगता है, आप लोग सब गुणवान व्यक्ति है, आप लोगों को ज्यादा पता है, लेकिन जो मुझे लगता है, जितना मैंने समझा है, कुछ चीजें मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अगर कोई समाज बंधु अगर कोई पीड़ित होता है या संक्रमित होता है, तो कृपया उसे अपना मोरल सपोर्ट करें। फोन बंद करो वाला। उसका बहुत सारे लोगों में, माहेश्वरी समाज के अंदर में ये जनरली देखा गया है कि एक प्रकार का ये कलंक जैसा है या टैबू जैसा है कि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे लोग किस नजर से देखेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सोच को बदलना जरूरी है। हम सब समाज वाले उसके साथ में एक स्तंभ की तरह पीछे खड़े रहेंगे, उसे पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक उस बीमारी से वो बाहर नहीं आता। मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक मदद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने अपने लेवल पे सब देखेंगे, जैसा भी होना है, जरूरत है तो वो भी करेंगे, लेकिन मोरल सपोर्ट जो दृढ़ मानसिकता चाहिए तो समाज के बंधु द्वारा ही मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी को जानना है, सभी को करना है, क्योंकि हमारा समाज इसमें अछूता नहीं है। काफी हमारे समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बीमारी से संक्रमित हुए। ऐसे समय पे उनका परिवार और हम सब मिलकर उनके पीछे खड़े रहना चाहिए जब तक कि वो बाहर नहीं आता है। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने के लिए जनवरी तक कम से कम लोगों से मिलिए, कम से कम फंक्शन में जाइए या जाइए मत, ना किसी के घर जाइए ना किसी को घर बुलाइए, ना शादी ब्याह ना मौत मत की। जितना हो सके अपने आप को सभी से दूर रखिए। हमने बहुत किस्से देखे, आप सबको भीलवाड़ा का किस्सा मालूम है राठी जी का कि क्या हुआ था और किस तरीके से मीडिया ने उसे प्रस्तुत किया। तो हमने कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति या समाज का कोई घर या समाज का कोई आदमी इसका पीड़ित हो और उसकी पब्लिक में या इसकी मीडिया में कोई ना कोई नोट बने, तो ये सब चीजों का हमको बराबर ख्याल रखना है। और ये सब हम बड़े लोगों को, आप जैसे बड़े लोग जो प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जो जगह पर बैठे वो कुछ निर्देश दे, ताकि ये जो सोशल गैदरिंग है ये ना हो। हमारे त्योहार बस अभी चालू हो रहे हैं, अभी तीज आ रही है, अभी बाकी सब त्योहार आ रहे हैं, तो मैं वापस आपसे विनती करता हूँ, कोरोना अपने पीक पर है तो कृपया सारी चीजों से अवॉइड रहें। कृपया ये साल जान बचाने का है, त्योहार अगले साल जरूर मनाएंगे, सबके साथ मनाएंगे, ये साल जान बचाने का है, तो कृपया करके अपने घरों में रहे,
कृपया करके पैनिक न हो। तो समाज क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये सब चीजों से परे होकर अपने आप को प्राथमिकता देकर और अपने आप को बचाकर हमें आगे बढ़ना है। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। थैंक यू। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर सुनीता मुंदरा ने पूछा है, मेड्स के हाउसमेट्स के बारे में कुछ बता दीजिए 2 मिनट में। हाउसमेट तो टेक्निकली हाउसमेट को आप रुक नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्शन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है कि हाउसमेट्स आर अलाउड। आप अलाउड करना नहीं करना ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे पूछेंगे पर्सनली सलाह तो 31 अगस्त तक आप सब लोगों को होल्ड करिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति घर में ना आए, उतना ही अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो लड्डा जी। हाँ जी सोनी जी पूछ रहे हैं, औरंगाबाद शहर अध्यक्ष। हाँ, जो अभी कपिल जी ने जो बात करी थी कि इसके बारे में, आवाज आ रही है ना? आ रही क्लियर है। अरे कपिल जी ने जो अभी बताया है कि वो ये जिसको भी कोरोना हो गया है उसको अपने इसमें अछूत समझते हैं, और वो ये बात जरूर है, ये आई है, तो इसके लिए मॉरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है समाज का। तो इसमें वैसे तो अपन ने औरंगाबाद में कोविड सेंटर चालू करे हैं हम लोगों ने, स्पेशली जैसा भी बताया कि भाई ये 100% माहेश्वरी के लिए नहीं रहता है, लेकिन ये जहां जहां पर भी होता है वहां पर अपने डॉक्टर्स रहने के वजह से 99% माहेश्वरी पेशेंट ही इधर डाइवर्ट होते हैं। और वैसे वहाँ के लोकल बॉडी से भी अपन ने बात करें तो वो अपने को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस काम में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि कपिल जी ने जो बताया है, तो उसके लिए हमारे यहाँ के जितने भी प्रभाग है, तो वो प्रभाग में हेलो हाँ जी सुनील जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जितने प्रभाग बनाए उसमें हमने हर प्रभाग में एक टास्क फोर्स बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि जिसको भी उस प्रभाग में अपने समाज का जो भी समझो कोरोना पॉजिटिव है या कुछ उसको क्वारंटाइन करने का है, तो इनका सभी ने मनोबल बढ़ाना है। उसमें लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ का लोकल उस प्रभाग में का डॉक्टर भी है। तो ये ऑलरेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉरल बूस्ट करना बहुत जरूरी है। और कुछ जो अपनी कल्पनाएं हैं कि ये बीमारी हो गई तो ऐसा है वैसा है, ये उनके दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है। हेलो जी, धन्यवाद सोनी जी। एक आह्वान मैं करना चाहूंगा, सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रदेश की ओर से, प्रदेश सभा की ओर से और आरोग्य समिति की ओर से, हमारे 22 जिले हैं। हम चाहते हैं कि 22 जिलों में से हर जिले से एक डॉक्टर हमारे साथ आवे, उस जिले की समस्या पर हम एक ग्रुप में डिस्कशन करें। डॉक्टर कपिल जैसे और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सबको साथ में लेकर हम एक ग्रुप बनावे और हर लोगों का, हर जिले के लोगों की समस्या के लिए हम लोग उस पर, कोविड तो ठीक है, बाद में भी ये चलते रहे, और स्पेशली कोविड में हम हर एक की समस्या, वो जिले के एक प्रतिनिधि के रूप में एक डॉक्टर रहेंगे, उसके माध्यम से प्रदेश सभा तक आए और उस पर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आई थिंक यहाँ पर सभी प्रश्नोत्तर का, हाँ कपिल जी से मेरा भी है जी। हाँ सुनीता जी, प्रदेश महिला सचिव सुनीता जी पलोड़ बात कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कपिल जी राठी से मेरा ये सवाल है कि एक बार अगर किसी को कोरोना हो गया, परिवार पूरा सफर कर चुके और सब सही हो गया, तो क्या उसके बाद भी उनको होने की संभावना है या नहीं है? ये बात भी क्लियर कर। ये सुनीता जी, इस सवाल का मैंने पार्टली जवाब दे दिया था, लेकिन आपके लिए मैं फिर देता हूँ कि एक बार जो व्यक्ति को कोरोना हो गया है, उसमें से वो बाहर निकल गया है और आपके बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी बन चुकी है, तो आप वो व्यक्ति जिसके एंटीबॉडी बन चुकी है वो सेफ हो गया है। दैट मीन्स ही इज कमिंग आउट ऑफ डिसीज। अब ये व्यक्ति को दोबारा ऊपर डिसीज होने के चांसेस अगले 2 से 3 महीने तक तो प्रोबेबली नहीं के बराबर है, लेकिन उसके आगे अगर उसके एंटीबॉडी का लेवल नीचे जाता है, जो कि देखा गया है कुछ स्टडीज में, जो कि मैं बताया था आपको, स्पेन और फ्रांस में जो देखा गया है, कुछ इंडियंस पेशेंट में भी देखे गए हैं, उनको वापस से दोबारा होने का चांस हो सकता है। लेकिन
अगर हुआ भी तो प्रोबेबली माइल्ड या एक छोटा हल्का सर्दी खांसी बुखार होकर निकल जाएगा। सीरियस डिसीज होने का चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार इन्फेक्शन होना ये गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक बार इन्फेक्शन होना प्रोबेबली 2-3 महीने तक आपको इम्यूनिटी देगा, उसके आगे देगा कि नहीं देगा उसके ऊपर में शोध चल रहा है। इसके बारे में इससे ज्यादा इस वक्त अपन कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्रोबेबली दिसंबर जनवरी तक अगर वैक्सीन आ गया तो हम एक शॉट वैक्सीन लगाएंगे तो शायद हमारी इम्यूनिटी फिर बढ़ जाएगी और प्रोबेबली फिर आगे आपको मदद करेंगे। लेकिन आपके साथ है कि दोबारा होने के चांसेस है, अभी नहीं लेकिन आगे। धन्यवाद कपिल जी। हेलो, चलिए कंक्लूड कीजिए सर। प्रदर्शन। हेलो, एक जो प्रश्न है, बड़े शहरों में समाज की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर के लिए क्या सुविधा है, क्या ये शायद अपनी प्रदेश सभा के लिए है? मैं बताना चाहूंगा, कई शहरों ने, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद और कई शहरों ने, वहां की जिला समितियों ने ऐसे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, तो उसमें जरूर हमारी प्रदेश सभा उसे मदद करेगी। लेकिन ये जिले ने अपने आप में डिसाइड करना है। जिला के सभी पेशेंट को क्वारंटाइन करने के लिए कई जिला उसमें पहल ले रहे हैं। उनकी सलाह से जो भी जिले में नहीं है वो बना सकते हैं। आगे लड्डा जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है साहब। हाँ जी, बोलिए। ये अभी जो आयुर्वेदिक के अंदर आयुष काढ़ा है, गुड़वेल है, अश्वगंधा, इसका क्या रोल है? बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो डॉक्टर पतंजलि में जो यूज किया है उसमें गुड़वेल और ये सब चीजें यूज हुई है किसी अच्छे फॉर्म में। ये डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्टर है, ये लेने हैं, ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली इससे नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही होगा। हेलो, चलिए मदन लाल जी। हेलो, हेलो। एक और प्रश्न काफी बार पूछा जा रहा है डॉक्टर कपिल आपके लिए, मास्क के बारे में बताइए, मास्क कौन सा और कब यूज करना चाहिए? अच्छा, हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मास्क कैसे बनना चाहिए। सो मास्क की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है कॉटन मास्क या एक होता है सर्जिकल मास्क जो नीले कलर का आपको मिलता है मार्केट में 3-4 रुपए का जो आता है, और एक होता है N95 मास्क। सो मैं आपको फिर बता दूं, N95 मास्क उनके लिए जो बहुत क्लोज कांटेक्ट में जो या फिर जो बहुत हाई डेफिनेशन जोन में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर या जो नर्सेस या वगैरह होती है, उनके लिए N95 है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए 3-ply सर्जिकल मास्क जो होता है वो काफी अच्छा है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो 3-ply मास्क लगा सकते हैं, या फिर आपका होममेड क्लॉथ मास्क जो 3 लेयर में बना है। 3 लेयर होना जरूरी है मास्क, तो 3 लेयर का मास्क बनाए तो अच्छा है। अगर आप घर पे अगर मास्क बना रहे हैं तो आप कॉटन के साथ में सिल्क या थोड़ा शिफॉन डालिए और उसका मास्क बनाइए, वो ज्यादा कारगर साबित होता है एज कम्पेयर टू प्लेन कॉटन मास्क। तो 3 अलग अलग प्रकार के मास्क है। आप या तो घरगुती कॉटन मास्क या 3-ply मास्क यूज कर सकते हैं नॉर्मल काम के लिए, बाहर जाने के लिए। N95 उनके लिए जो ज्यादा हाई रिस्क जोन में काम करते हैं या जिनका ज्यादा कोरोना से ज्यादा संबंध आता है, उनके लिए N95। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आया। डॉक्टर कपिल थोड़ा रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया किसी ने, एक बता दीजिए शॉर्ट में। तो 3 प्रकार के मास्क हैं। आपको कॉटन मास्क जो कि आप रेगुलर पहन सकते हैं, जिसे आप वॉश भी कर सकते हैं कॉटन में, लेकिन हर इसमें 3 लेयर होना जरूरी है। जो आप घरगुती भी मास्क बनाते हो कॉटन का, उसमें 3 लेयर बनाना चाहिए हम लोगों ने कॉटन के कपड़े की। तो प्रोबेबली 1 लेयर कॉटन की, 1 लेयर शिफॉन या सिल्क की और 1 लेयर वापस कॉटन की। तो ऐसा मिक्स करके बनाएंगे तो मास्क ज्यादा अच्छा रहता है। इट शुड बी टाइटली फिटिंग, पूरा आपका यहाँ से नोज से लेकर यहाँ तक जाना चाहिए, और उसके अंदर में से एयर लीक नहीं होनी चाहिए, हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक बार दूसरा मास्क होता है सर्जिकल मास्क या 3-ply मास्क, जिसे हम बोलते हैं, नीले कलर का होता है, जो आप जनरली देखते होंगे बहुत सारे लोग, पेशेंट लोग पहन के रहते हैं। वो मास्क भी अच्छा मास्क है। जनरली कहीं बाहर जाना है या कोई क्राउडेड प्लेस पे जाना है तो दैट मास्क इज गुड इनफ। और होता है फिर N95 मास्क और N95 मास्क उनके लिए होता है जो हाई रिस्क पेशेंट है या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है या फिर डॉक्टर है या नर्सेस है या पैरामेडिकल है, उनके लिए होता है। अब जनरली इसकी सप्लाई कम होती है, इसके लिए क्या बहुत सारे लोग भी ले लेते हैं, तो इसका सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम हो जाता है। बट अभी अवेलेबल काफी अच्छे से है। लेकिन जनरली ये हेल्थ केयर वर्कर और क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए N95, बाकी दोनों मास्क आम पब्लिक या बाकी लोग सब यूज कर सकते हैं। कोविड विषाणु किसी भी दवा से नहीं मरते, क्या दवाइयाँ सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होती है, क्या सही है? देखिए, हम लोग कोविड को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोविड के कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर रहे हैं।
प्लस अभी कुछ एंटीवायरल दवाई आई है जो कोविड के एंजाइम के ऊपर में वर्क करती है, विच आर एंटीवायरल, जो वायरल के खिलाफ काम करती है। सो लास्ट 3 महीने में हम लोग वहां तक पहुंचे जहां पर हमको कोविड के प्रॉपर विषाणु के एंजाइम के खिलाफ भी दवाई हम लोगों ने अभी बना ली है और वो हम लोग यूज कर रहे हैं। सो देयर आर सम एंटीवायरल, देयर आर इम्यूनिटी बूस्टर एंड देयर आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर। सो अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती हैं। ड्यूरेशन फॉर विच ऑक्सीमीटर टू बी केप्ट ऑन द फिंगर टू मेजर ऑक्सीजन लेवल, सिंपल इसका आंसर, जब तक रीडिंग ना आए तब तक, बस रीडिंग आ जाए तो सब खत्म। हाँ, मिस अनगा गगड़ानी आप कुछ पूछ रही है? एक प्रश्न है। अनगा जी, हाँ बोलिए। आप कुछ पूछ रही है प्रश्न? नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, ये मास्क, बहुत सारे मास्क मार्केट में अवेलेबल है आजकल, बोलते हैं फेक, ये डुप्लीकेट मास्क भी मिल रहे हैं, तो जेन्युइन और डुप्लीकेट मास्क में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए अगर ये आप सुन रहे हैं? हाँ। अगर आप N95 देखिए, डुप्लीकेट मास्क का प्रॉब्लम कहाँ आता है? N95 में आता है, बाकी सब मास्क के अंदर में मोरले सब सेम है। तो दो के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी देखा होगा, तो जो मास्क के अंदर में वॉल होता है, एक्सपिरेटरी वॉल जो होता है, उस मास्क का प्रयोग ना करें। दैट इज नॉट अ फुल मास्क। सो ऑलवेज वियर अ मास्क व्हिच इज अ फुल मास्क, देयर शुड नॉट बी एक्सपिरेटरी वॉल। तो छोटा सा यहाँ पे होता है ना पॉकेट जैसा जो आप दिखते हैं, बहुत सारे लोग वो पहनते हैं, तो वो मास्क का उपयोग ना करें। दैट इज बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अलाउड। एक चीज। दूसरा, अगर N95 अगर आपको पता करना है कि जेन्युइन है या नहीं है, तो N95 मास्क के ऊपर में एक नियोश नंबर होता है, NIOSH नियोश नंबर होता है, वो आप CDC की वेबसाइट पे डाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो जनरली अगर आपको फेक या ओरिजिनल पता करना है तो यू हैव टू सी द नियोश नंबर, द CE सर्टिफिकेशन और उसकी बेसिस पर HCQS के बारे में एक प्रश्न आया है, उस पर थोड़ा सा। HCQS जैसे मैंने आपको बताया था, HCQS इज ओनली फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉजिटिव पेशेंट या फिर हेल्थ केयर वर्कर, जैसे कि मैं हो गया, विलास भैया हो गया, हम सब लोग HCQS पे है। हम लोग कम से कम फरवरी से हम लोग HCQS पे है, क्योंकि हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रोज घर पे आते हैं। बट बाकी लोगों के लिए HCQS नहीं है। HCQS उनके लिए है जिनके घर में कोविड पेशेंट है, या जो कोविड के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, या कोविड की कोई सेवा कर रहे हैं, या कोविड के संबंध में उनका रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। बाकी आम लोगों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है। प्लस मैं आपको बता देता हूँ कि डोंट टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऑन योर ओन। बहुत सारे लोग खुद होकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा ले, वो गलत बात है। वो ड्रग कभी कभी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, जिससे आपको दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवाई लीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि एक डॉक्टर, किसी की एक डेथ भी हुई है HCQS से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न पूछिए। इम्यूनिटी लेवल चेक करने का कोई तरीका है क्या? क्वेश्चन क्या भाई साहब? इम्यूनिटी लेवल चेक करने का कोई तरीका, वेदर इट इज अ गुड और बैड, ऐसा कुछ? There is no test to determine immunity. Immunity is something which is in your body, which only comes once there is a virus inside. Otherwise, immunity booster आपको मिल जाएगा, but immunity level का कोई blood test नहीं है जिसमें पता कर सके कि आपकी immunity इतनी है। Okay, मधुसूदन जी, आप मेरे को एक वीडियो मैं आपको पर्सनल पे भेजूंगा, आप नंबर भेजिए। वोकार्ड हॉस्पिटल ने एक वीडियो पब्लिश किया है, लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए एक वीडियो है, उस पर आप अपनी लंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। वो एक छोटा सा वीडियो है, मैं भेज दूंगा, उस पर आपको WhatsApp पे आ भी गया वो सर, आ गया ना? हाँ। आपने जो भेजा था वो हमने नांदेड़ जिला में सबको भेज दिया है वो। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लोज करें विनोद भैया? हाँ जी, आई थिंक हमें प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, और अभी कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है, और सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया है। हम समापन की ओर जा रहे हैं, और मैं हमारे प्रदेश सचिव श्रीमान मणियार जी से कहूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें। उससे पहले अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाहे तो, और बाद में हमारे प्रदेश सचिव आभार प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन करने दो। हाँ जी, मदन जी करने दो मदन लाल जी को। मदन जी। जय महेश, आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है मदन लाल जी। जय महेश।
महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन और महाराष्ट्र प्रदेश की आरोग्य सेवा समिति, इनके द्वारा आयोजित आज का ये अवेयरनेस के लिए जो अवेयरनेस अबाउट कोरोना ये वेबिनार आयोजित किया है। सबसे पहले ये वेबिनार के आयोजक हमारे प्रदेश के आरोग्य सेवा समिति के मुख्य संयोजक विलास जी लड्डा तथा उनकी टीम, इनका मैं प्रदेश सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब लोग कंफ्यूज है, डरे वाले हैं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। और डॉक्टर कपिल राठी जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, काफी सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, बहुत से 99% लोगों को ठीक करके भेजे हैं। ऐसे कपिल जी राठी का हमें मार्गदर्शन मिला और इसके लिए ये वेबिनार में जुड़े हमारे प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी, दिनेश जी सोमानी थे, खुद पेशेंट रहते हुए भी आज वो जुड़ गए, महासभा के पदाधिकारी, खास करके हमारे वेबिनार को सेटअप करके देने वाले हमारे आदरणीय गुरुवर्य किशन प्रसाद जी दरक, अल्पना जी लड्डा, हमारे सुपर टेक्नोक्रेट ओम प्रकाश जी बजाज जो हमारे प्रचार प्रसार प्रमुख है, इन सब लोगों के सहयोग से और जिन्होंने आज के वेबिनार में सहभाग लिया, कुछ अपनी समस्याएं सामने की, सम्मिलित हुए, इन सबका मैं प्रदेश की ओर से धन्यवाद मानता हूं। और जैसा अभी डॉक्टर विलास जी ने अनाउंस किया है, आह्वान किया है कि हर जिले से एक डॉक्टर इनकी टीम को जोड़ा जाए, ताकि नॉट ओनली इन कोविड रूटीन में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आता है, कोई फंक्शन लेना है, कोई सेमिनार लेना है, तो ये लोग चलते हैं। मैं सभी जिलाध्यक्ष जुड़े हुए जिलाध्यक्षों को विनती करता हूं कि ऐसा व्यक्ति उनसे जोड़ दे और इस समिति का लाभ ले। Once again, thanks for all the participants and speakers. धन्यवाद। चलिए, ओम जी बजाज जी, प्लीज कंक्लूड कीजिए मीटिंग को। हाँ बस सब खत्म कर देना। एंड द मीटिंग। जी, पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ मेरे पास भी हो गई। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार सभी लोगों का धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, कोई भी दिक्कत हो मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर किसी समाज बंधु को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निसंकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जितना हो सके मुझसे मैं उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू। जय महेश। अरे धनजी आया बोलते ना दिनेश जी। हाँ आया ना। अच्छा है भाई। अब निकल गया वो, शुरुआत में आता पीले। बैका घर है। ओके। बैका घर है, सुतेड़ा है, तो परेशान करो मत। आराम चालू देखो। नहीं पेशेंट है तो थोड़ा सा आराम से जरूरी है। सब जने जाने के बाद 1-2 मिनट के लिए अपन रहें, क्योंकि थोड़े जब तक देना जरूरी है। जब तक आपकी आज्ञा न हो जाए दरक सर, जब तक आपकी आज्ञा न हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो सब जने ओम बजाज को जरा उसको अनम्यूट करो जी। ओम बजाज, ओम सारडा, ओम सारडा जॉइन झालं का? अरे त्याचे काने किती लांब झाले। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ सर। ओम भाऊ थाना अनम्यूट करेल। हाँ बोलो भाऊ। जय महेश। आवाज सुनने सगळ्यात त्रस जय महेश, जय महेश भाऊ। जय महेश भाऊ।
आज कितो आनंद हुआ माने थे ज्वाइन हुआ तो देखो बोला મને બી ઘણો આનંદ થયો થાને દેખ કર ये कोविड में देता देखणच काका घर में तो आनंद है આનંદ આનંદ है घर में बहुत बोलियो आनंद ही हुआ आनंद। बहु મને भी बहुत बहुत बढ़िया बारिश आओ ही मैं घर में तो रुके पता हो बारिश चालू हुई मस्त है की अरे हाँ अरे नहीं है बारिश अच्छा एक रिक्वेस्ट थी सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपा जिल्हा कमिटीने एक निवेदन यान देवा की प्रत्येक जिला से हमको एक डॉक्टर प्रतिनिधि देवे। 22 प्रतिनिधि हो जाएंगे, ऑलरेडी 6 जिला से हम लोग हैं, बचे हुए जो भी 16 जिले हैं वहां से एक डॉक्टर प्रतिनिधि देवे तो ये 22 लोगों की टीम हो जाएगी। तो अपने अपने जिले के प्रॉब्लम पर हम लोग मेडिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हम प्रदेश समिति को ये जिम्मेदारी दे देवे। यस तो अपनी 2 तारीख को कार्य समिति है। हेलो हाँ अरे आवाज आ रही हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ जी। 2 तारीख को कार्य समिति है, उसमें हमने हर समिति 6 जिला छोड़कर सोलापुर, ठाणे। नहीं सुनो मेरी बात। हाँ 2 तारीख को अपनी कार्य समिति है, उसमें हर समिति का अहवाल प्रेजेंटेशन रहेगा 2-2 मिनट के लिए क्या क्या है। तो उसमें आपने अगर ये आह्वान किया हम तो करेंगे, कोई सवाल नहीं, मगर समिति की ओर से भी उसको आह्वान करो, हम यहाँ से वैसा लेटर भी भेज देंगे। पैसे घ्यायचे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है कि काफी सारे लीव हो गए हैं या फिर क्लोज करना है, क्योंकि हमको दरक सर से कुछ बात करनी है। हाँ विषय सगळे संपले असतील आता क्लोज करूया। दरक सर काहीतरी बोलणार आहेत, थांबूत ना थोडं। हेलो 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 भाऊ हा भाऊ माझी एक शंका आहे हो। सांगा ना। हा भाऊ ते आपण जे कोविड सेंटर करणार आहोत ते फक्त आपल्या संघटनेसाठी आपल्याला करता येईल हॅलो 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 ऐकून घ्या आता ते नाशिक जिल्ह्याने अशी परवानगी घेतलेली आहे, नाशिक जिल्ह्याने अशी परवानगी घेतलेली आहे आमच्या संघटनेच्या सभासदाकरिता। हा 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 लक्षात आलं का? कसं आपल्याला कंडिशनल तसं आपल्याला नोंद करून घ्यावी लागेल ना। अहो मागतानाच परवानगी संघटनेच्या सभासदाकरता म्हणायचं। ठीक आहे चालेल। हो लातूरने दिलंय ना कलेक्टरनं। हो लातूरनं दिलेलं आहे, पण आपण असं पर्टिक्युलर आपल्या संघटनेसाठी मागणी केलेली नाही, असं नाही तशी मागणी करावी लागेल। तसा उल्लेख नाही हा ते म्हणतोय मी, तसा उल्लेख नाहीये। मग ते सर्वसमावेशक जर झालं तर सगळ्याची जबाबदारी फक्त संघटनेवर येऊ शकते। आपले लोक बाजूला राहतील आणि दुसरेच भरले जातील। हा दुसरे जास्त घुसतील। परवानगी समाजाच्या सभासदाकरता म्हणायचं नाही, आमच्या संघटनेच्या सभासदाकरता म्हणायचं। कळालं का? ओमजी आवाज काही ना यायला ऐकू आला ना तुम्हाला? हो समाजाच्या संघटनेकरता मिळालं तर परवानगी देत नाहीत, संघटनेच्या सभासदाकरता म्हणायचं। बरोबर आहे। ओम जी हाँ जी थोड़ा सा ये अनाउंसिंग करा कि मीटिंग कोविड नहीं मेरे पास काय पार्सल आहे वो होता अंदर लीव व्हावं आणि जे काही 4-5 लोक अपेक्षित आहेत तेवढ्यांनीच थांबा असं, कारण अजूनही 56 पार्टिसिपंट दिसायले। चालेल 23 कमी व्हायले। किसका नाम है इस पे? क्या लिखा है? किससे लिखा है उसमें? हाँ क्या है? सभी से निवेदन है, कोविड संदर्भ में पूरा मीटिंग समाप्त हो चुका है। हमें कुछ ऑफिशियली हम ऑफिस के लोग कुछ बात कर रहे हैं। उघडा बरं काय? हाँ 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 हेलो हाँ आपल्याला कोणाला हाँ सांगा।
पदाधिकारी कोणी थांबला तर थांबू द्या, बाकी काही नाही. नाही, बाकीचे मी हे करतोय. हा. दरक सरना काहीतरी बोलायचं होतं, दरक सरच गेली. हा, आता आपण लिमिटेडच आहेत. वीस लोक राहिले. नाही, कुणी जात नसतंय त्याच्याऐवजी आता कन्क्लूड करा आणि नंतर बोलू आपण पाहिजे तर आणखी 1 तासाने. विचारून घ्या सर ना. आता आपण फक्त 7 जण आहोत. 5 जणच राहिला का? अरे नहीं 19 जन है तुम्ही. नहीं 19 जन है. लड्डा जी, मैं सबको निकाल रहा हूँ. आप एडमिट कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, सॉरी. हाँ, करो. मैं सबको यही कर दिया था. निकाल दो. खाली एक बार दरक सर को बात कर लेता हूँ. अभी हम 6 लोग ही हैं. हाँ, अभी हम 5 लोग ही हैं. बोला म्हणा दरक सर ना काय. दरक सरला फोन करावा लागेल. ते 1 मिनिट करतो मी त्यांना. राम स्वरूप जी, स्क्रीनवर दिसत नाहीत. आहेत. त्यांचं ते अनम्यूट होते, म्यूट होते, अनम्यूट केलं. जय श्री कृष्णा. आवाज नहीं जा रही. आवाज नहीं आ रही राम स्वरूप जी आपकी. आप वहां से अनम्यूट हो थोड़ा. अनम्यूट है वो. अनम्यूट है. आवाज ये ना. आवाज त्यांच्याकडे काहीतरी बोलवलं. नहीं बोलले. सरदार जी, आपको आवाज आ रही क्या? आ रही ना. नहीं उनको, मर्दा जी को. हेलो मर्दा जी. हेलो. हाँ, आएगी ना. आएगी. बोलो. जय श्री कृष्ण मर्दा जी. गए वापस आवाज. ओमजी किती लोक जुडले होते हो? 97. कमी होते मग. कमी होते. आज महिला मंडळाची मीटिंग होती ना अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे सगळे तिकडे गेले. महिला मंडळची असू द्या हो, महाराष्ट्र प्रदेशचं सेमिनार म्हणल्यानंतर कमीत कमी 200-300 लोक तर जुडायला पाहिजे. 300 ची अपेक्षा होती. अहो आता करिअर अरे आपले गायडन्स 400-450 जुडायलेत करिअर गायडन्सला. जिल्हा समितीचे लोक, अध्यक्ष सचिव पण बरेचसे नव्हते. नव्हते. आपल्याला थोडंसं सांगायला पाहिजे त्यांना की पदाधिकारी लोकांनी तरी यायला पाहिजे. माझं कंटिन्यू कॉन्टॅक्ट आहे सगळ्याशी, पण आता ऐकतच नाहीत लोक स्वतः. काय कुणाला तरी सध्या कसं आहे, वेबिनार भरपूर चालू आहेत. भरपूर जरी असले तरी प्रदेश सभेने जे काही प्रोग्राम अरेंज केलेला असतो, त्यांनी यायला पाहिजे. प्रायोरिटीने अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी यायलाच पाहिजे. 50-60 लोकांनी तरी 100% अटेंड व्हायला पाहिजे. यायला पाहिजे. आता तुमचा एक लेटर जाऊ द्या आता सगळ्यांना. काय लेटर? आता माझा फोटो पाठवतो सगळ्या. मी
कॉलिंग लिस्ट प्रिंट काढून ठेवतो किती ते फोन ते परवाचा फोटो पाडवा असा आहे बघा. ते पाठवा मग फरक पडेल. काय झालं दरकजीचा? जर फोनच लागला गेला. मग करा कन्क्लूड, काय करणार मग त्याला. बघू एक 2 मिनिटं ते म्हणलेत ना बोलायचं. बरं ओमजी. हा बोला. हॅलो. विषय थोडासा परवाच्या मीटिंग साठीच आहे. आपल्याला को होस्ट म्हणून एक संजय मंत्री उस्मानाबाद. हे पहा मीच करणार. मी काय करतो, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, संजय मंत्री हे 3 जण सुद्धा को होस्ट राहणार. म्हणजे तुम्हाला काय कोणाला म्यूट अनम्यूट तुम्ही करू शकता. मग ते बरोबर आहे. कारण 100-150 लोक एकदम सापडत नाहीत त्याच्यात. नाही एकटा करू शकणार नाही. महत्वाचं असं आहे की तुमच्या दोघांच्या चॅट बॉक्स मध्ये प्रायव्हेटली त्यांनी मेसेज टाकावा जर त्यांचं काही म्हणणं असेल तर. आणि मीटिंग होईपर्यंत, बाकी विषय होईपर्यंत आपण त्यातले काही विषय मांडू शकतो असं आहे. बरोबर आहे. ह्याला काय करायचं, संजयजी मंत्री तुमच्या सोबत राहतील. तर चॅट बॉक्स त्यांना ते काम, चॅट बॉक्स तिथल्या तिथं तुम्हाला ते सांगू शकतात लगेच. येस. मला येईल, मी तुम्हाला कसं सांगणार? तुम्हाला याच्यावरच बोलावं लागेल. मग ते त्यापेक्षा मंत्रीजी तुम्हाला तिथल्या तिथं पाहिजे. मी दोघाला याच्यासाठी सांगतो आहे की क्राऊड जर झाला चॅट बॉक्स मध्ये जास्त, आता काय आहे, एक जनरल कोणावर टीका टिप्पणी नाही. मीटिंग सुरू झाली, जसं आपण व्हॉट्सअप सुरू केलं की जय श्रीकृष्ण शुभेच्छा, तसं झूम मीटिंग मध्ये विनाकारण जय महेश, जय श्रीकृष्ण ह्याच्यात 100-150 मेसेज टाकून द्यायचे. येणारच हे याच्याने काय होतं की नंबर ऑफ मेसेज दिसायला दिसतात 200-250 आणि मग स्क्रोल करत बसावं लागतं त्याला. त्यावेळेस तुम्ही सुरुवातीला तुम्ही हे करायचं. ही सूचना मी देणार आहे किंवा प्रश्न जे असतील ते तुम्हाला प्रायव्हेटली विचारले जावे. बघूया अजून काय करता येते. ठीक आहे, चला आपण थोडं आता समजून चालू, थोडस गोंधळ होणार होते. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ पाठवलाय मी. काहीतरी राहिला होता विषय. तर ते एडिट करून जरा टाकायचं आहे. हो. कशावर? हे राम मंदिर. अच्छा, ठीक आहे. मी त्याला काय करेक्शन करून तुम्हाला पाठवतो. मला पाठवा, युट्यूबवर लोड करा. सगळ्या ग्रुप मध्ये पाठवा. जी. वो राष्ट्रगान के सामने के जो फोटोज निकाल दिए. का अध्यक्ष महोदय, काय फरक होता? काय फरक पडतो? नाही काय असतंय, मी तुम्हाला सांगतो. विनाकारण कोणीतरी ऑब्जेक्शन घेतलं की इट इज अ डिसऑनर ऑफ नॅशनल फ्लॅग. ठीक आहे, चला. आपण थिंक वर्स्ट घेतलेलं नाही, थिंक वर्स्ट आणि प्रिकॉशन म्हणून ठेवायचं. मी काय म्हणतो तुम्हाला, स्टार्टिंगची जी स्लाइड राहील महाराष्ट्र प्रदेश सभेची स्क्रीन वरती, त्याच्यावरही राहू द्या आणि लास्टला धन्यवादच्या याच्यावरही राहू द्या. म्हणजे आता राष्ट्रगानवर आपलं वर फक्त महाराष्ट्र प्रदेश माहिती सभा एवढंच येईल. फोटो सगळे काढून टाक. सुरुवातीच्या सुस्वागतमच्या स्लाइडवर असू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. फोटोज का? हो. अॅनिमेशन करण्यापेक्षा डायरेक्ट सगळ्याचं एक टाकूनच सुस्वागतम लिहून टाकायचं. वेळ नको. ठीक आहे. त्याच्यात नंतर मी आपले महिला अध्यक्ष, महिला सचिव, युवा अध्यक्ष, युवा सचिव घेतले होते. राहू देऊ का? खूप राहू द्या. क्राऊड किती करणार? 17 आणि हे 4 महिला अध्यक्ष ते लागतेच असते, कारण आपण त्यांच्या सहितच करतोय. हो. त्यांनाही वाटतं चला आमच्याच कुठतरी. बाकी आता ते त्या दिवशी थोडं होईल गोंधळ, करून घेत काय होईल ते होईल. होईल ते होईल. त्याच्या विचार करत बसल्यावर आपण 6 महिने अजून करू शकणार नाही.
एकदा काय रामस्वरूपजी मर्दा काय म्हणतायत का बघून घ्या एकदा, नंतर मग आपण बोलो मर्दा जी की कोण काय मेतका थे ठीक करो जो करो तो चंदू का साथ बात हुई कि नहीं, अहवाल बना कि नहीं चंदू? हेलो थैंक यू चंदू चंद्रकांत तापड़िया अहवाल बनाए कि नहीं? चंद्रकांत जी ने बात करो ना। हाँ करो करो करो। हाँ बताओ बेज ठीक है ना, सबका आवाज चलो पता एंड करा या करा जय महेश। जय महेश।